नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एग्जाम मॉन्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस के द्वारा जो बीपीएससी 17वीं के लिए टेस्ट पेपर नंबर 28 है, जो एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर है, उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, इस टेस्ट पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर। और अपना पहला क्वेश्चन जो है इस टेस्ट पेपर का, यह कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौर्य काल के दौरान वैशाली शहर का नाम राजा विशाल के नाम पर रखा गया था। याद रखिएगा, जो वैशाली जो है वो मौर्य काल के समय में इस इलाके का नाम नहीं रखा गया था। तो ये जो वैशाली है, यह आपको महावीर के समय भी फेमस था। वैशाली बज्जी महाजनपद के अंतर्गत वैशाली आता था। और मौर्य काल की जो कहानी स्टार्ट होती है वह कब से होती है? 321 बीसी से स्टार्ट होता है। तो यह मौर्य काल से पहले भी वैशाली महाजनपद एग्जिस्ट कर रहा था और उस शहर का नाम वैशाली था। तो यह पॉइंट आपको गलत है। वैशाली बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र और बज्जी गणराज का मुख्यालय था। तो यह पॉइंट आपको सही है। वैशाली जो है बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। महात्मा बुद्ध जब अपने घर से निकले थे तो उन्होंने अपना पहला शिक्षा जो प्राप्त किया था वो वैशाली में ही आपको प्राप्त किया था। इनके पहले गुरु का जो नाम था अलार कलाम जो था, यह इनके गुरु जो थे ये वैशाली में ही ज्ञान प्राप्त किए थे। और वैशाली बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। और बज्जी महाजनपद में जो 8 जन था उसका जो राजधानी भी वैशाली था। तो यह हमें मालूम है। तो सेकंड पॉइंट जो है आपको सही है। इसमें से पूछा कौन सा सही है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, फर्स्ट जो है गलत है। उसके बाद है बुद्ध की मृत्यु के 500 वर्ष बाद बौद्ध ग्रंथ का संकलन किया गया जिसे त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपिटक का हिस्सा नहीं है? हम लोग को मालूम है जो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, यह तीनों को बुद्ध धर्म के त्रिपिटक के रूप में जाना जाता है। जिसमें से विनय पिटक और सुत्त पिटक जो है आपको प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल किया जाता है। और अभिधम पिटक जो है आपको कब कंपाइल किया जाता है? तो अभिधम पिटक जो है आपको तीसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल जो पाटलिपुत्र में अशोक के द्वारा करवाया जाता है, वहां पर अभिधम पिटक को कंपाइल किया जाता है। तीनों जो है आपको बुद्ध धर्म का त्रिपिटक का भाग है। इसमें से आंसर क्या रहेगा? डी, कोई नहीं। ये तीनों त्रिपिटक का भाग है। अगला है, इसका उल्लेख पहली बार अथर्ववेद में मिलता है। इस राज्य में वर्तमान समय के खगड़िया, भागलपुर और मुंगेर शामिल थे। यह मगध के उत्तर पूर्व में स्थित था। चंपा इस राज्य की राजधानी थी जो वर्तमान बिहार के भागलपुर से मेल खाती है। चंपा का पुराना नाम मालिनी था। बौद्ध धर्म ग्रंथ दिग्घ निकाय के अनुसार इस राज्य की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर जिस महाजनपद का वर्णन हो रहा है यह है आपको अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वह कौन सा था? चंपा था। चंपा एक नदी का भी नाम था जो मगध और अंग महाजनपद का बाउंड्री का काम करता था। अब अंग महाजनपद का जो शुरुआत कैसे हुआ इसके बारे में अलग अलग सोर्स में अलग अलग कहानी मिलता है, जैसे महाभारत, रामायण, पुराण, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो अलग अलग सोर्स में अंग के स्थापना के बारे में अलग अलग कहानी मिलता है। उसी आधार पर जो बौद्ध धर्म ग्रंथ के आधार पर आपको अंग महाजनपद के बारे में पता चलता है। जिसका जो स्थापना करने वाला राजा था उसका नाम क्या था? महागोविंद। याद रखिएगा कौन था? महागोविंद। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। उसके बाद उन्हें आमतौर पर गुप्त साम्राज्य के महान शासकों में से अंतिम माना जाता है। भीतरी शिलालेख के अनुसार उन्होंने पुष्यमित्र को हराया जो जनजातियां थी और संभवतः नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक क्षेत्र पर शासन करती थी। उन्होंने 455 ईस्वी में एक हून हमले को भी विफल किया और 467 ईस्वी में उसकी मृत्यु होगी। उपर्युक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है? तो यह जो है आपको स्कंदगुप्त। याद रखिएगा, गुप्त साम्राज्य में जो आखिरी शक्तिशाली गुप्त राजा है वह है कौन सा? आपको स्कंदगुप्त। तो यह स्कंदगुप्त के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। स्कंदगुप्त के जो पिता थे उसका क्या नाम था? कुमारगुप्त। स्कंदगुप्त के पिता का क्या नाम था? कुमारगुप्त। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? स्कंदगुप्त। आंसर क्या है? बी। उसका अध्ययन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पाल बौद्ध धर्म के हीनयान और तांत्रिक स्कूलों के अनुयायी थे। याद रखिए पाल जो थे, जो गोपाल के द्वारा जो पाल वंश स्टार्ट किया गया था, जिसमें गोपाल, उसके बाद आपको धर्मपाल, उसके बाद देवपाल और उसके बाद और भी राजा होते हैं। ये लोग आपको महायान स्कूल के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म में जो हीनयान और महायान है, तो बौद्ध धर्म के ये महायान और तांत्रिक स्कूल के अनुयायी थे, हीनयान के नहीं थे। उदंतपुर में धर्मपाल द्वारा एक बौद्ध मठ और एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो यह गलत है। उदंतपुर में जो विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था वह गोपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। धर्मपाल के द्वारा एक जो विश्वविद्यालय स्थापित हुआ
वह आपको बांग्लादेश, प्रेजेंट डे बांग्लादेश, और दूसरा जो है आपको भागलपुर में स्थापित हुआ है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और बांग्लादेश में भी एक सोमपुर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो पदनपुर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गोपाल के द्वारा। तो ये जो है आपको सेकंड गलत है, फर्स्ट गलत है। कौन सा कथन सही है? इसमें से कोई भी कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है कर्नाट राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर्नाट शासकों के काल को मिथिला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। हरि सिंह देव कर्नाट राजवंश के अंतिम शासक थे। तो यह दोनों पॉइंट जो है आपको सही है। कर्नाट वंश जो मिथिला का मध्यकाल का पहला राजवंश है, जो 1097 से लेकर 1324 ईस्वी तक चलता है। इसके संस्थापक कौन है? ज्ञानदेव। और आखिरी राजा जो रहता हुआ है हरि सिंह देव, जिसको 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक पराजित कर देता है। उसके बाद हरि सिंह देव जो है नेपाल जो है वहां से भाग जाता है। तो यहां से दोनों पॉइंट आपको सही है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपको ऑप्शन सी। उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना पहला कारखाना मुख्य रूप से निम्नलिखित के व्यापार के लिए स्थापित किया था। तो जो आपको 1620 ईस्वी में यह कारखाना स्टार्ट किया गया था आलमगंज पटना में, यह आपको किसके लिए किया गया था? तो यह साल्ट पीटर के लिए किया गया था। साल्ट पीटर, सोडा जिसको कहते थे। और यह साल्ट पीटर का केमिकल नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। तो 1620 में जो स्थापित हुआ था, एक साल के अंदर में ही यह जो फैक्ट्री था यह बंद करना पड़ा। लेकिन याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का बिहार में पटना में जो पहला कारखाना बना था, कब बना था? 1620 ईस्वी में, साल्ट पीटर के बिजनेस करने के लिए, जिसको हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट भी कहते हैं। यहाँ आपके आंसर देगा 7 का। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1928 में बिहार में सर्वदलीय सम्मेलन का नेतृत्व किया, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? याद रखिएगा, आपको यह जो है इसके अध्यक्षता में हुआ था, तो सर अली इमाम की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित नेताओं से किसने 1928 में बिहार में सर्वदलीय सम्मेलन का नेतृत्व किया? यह थे सर अली इमाम, जिसने बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय विधेयक कब पेश किया गया? याद रखिएगा, पटना विश्वविद्यालय आपको जो 1917 में बना है, यह आपको विधेयक सितंबर 1916 में पेश किया गया था। यह सितंबर 1916 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में यह बिल पेश किया गया था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 17वीं शताब्दी में बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो पहले यूरोपीय जो आपको है यहाँ पर कौन हो जाएगा? यह है आपको पुर्तगाली। पुर्तगाली जो है आपको पहले यूरोपीय है, जो पटना में और बंगाल में और बेसिकली पूरे भारत में बिजनेस करने के लिए पहला जो यूरोपियन आया था वो था पुर्तगाली। उसके बाद ओढ़नी बांध बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ओढ़नी डैम जो है यह आपको बांका जिले में स्थित है। कहां पर है ओढ़नी डैम? यह बांका डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पर वाटर स्पोर्ट्स भी यहाँ पर इस डैम पर बनाया गया है। तो ओढ़नी डैम बांका जिले में स्थित है, जहां जाकर आप जल क्रीड़ा का भी आनंद ले सकते हो। तो आंसर क्या रहेगा इसका? आपको 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है गंगा में बही प्रवाह तक बेसिन का कुल जल ग्रहण क्षेत्र 40,553 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 4,188 वर्ग किलोमीटर बिहार में, 895 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, शेष 35,470 वर्ग किलोमीटर नेपाल में है। वाल्मीकि नगर तक बेसिन का आकार मोटे तौर पर समलंबाकार है। उपयुक्त पैराग्राफ निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, जो आपको यूपी और बिहार दोनों में यह नदी बहती है। तो कमला नदी जो है ये आपको यूपी में तो नहीं बहता है। उसका बूढ़ी गंडक जो है आपको यूपी में नहीं बहता है। अब यहाँ पर देखिए गंडक और कर्मनाशा ही हो सकता है आंसर। कर्मनाशा आपको नेपाल से नहीं निकलता है। गंडक तो इसका एकमात्र आंसर हो जाएगा। आपको जो गंडक आपको यूपी और बिहार का बाउंड्री भी बनाता है, यूपी और बिहार दोनों में बहती है और नेपाल से यह प्रभावित जो है आपको स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर क्या देगा? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद सिकल सेल रोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करने वाला एक अनुवांशिक रक्त विकार है। तो यह पॉइंट सही, जो सिकल सेल डिजीज जो है ये आरबीसी को इफेक्ट करता है। याद रखिएगा, लाल रक्त कोशिकाएं कठोर हो जाती है और सिकल के आकार ले लेती है। तो इस जो डिजीज में क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल जो जिसमें हेमोग्लोबिन होता है, जो आपको ऑक्सीजन कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो स्टिफ हो जाता है और ये सिकल शेप ले लेता है। तो यह पॉइंट सही है। वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है, यह सही है। वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन की घोषणा की है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों पॉइंट आपको यहाँ पर सही है सिकल सेल डिजीज।
उसके बाद है यह निचले हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण का क्षेत्र है। यह बिहार के उत्तरी भाग में पश्चिम से पूर्व तक लगभग 10 किलोमीटर चौड़ी एक संकीर्ण पट्टी के रूप में स्थित है। इस क्षेत्र में रेत और बजरी का जमाव है। उपयुक्त पैराग्राफ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? यह क्या कह रहा है? ये निचली हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण का क्षेत्र है। यह बिहार के उत्तरी भाग में पश्चिम से पूर्व। तो देखिए बिहार जो है, आपको मान लीजिए बिहार है, इसके बीच से गंगा नदी बहती है, तो इसके एकदम उत्तरी भाग में आपको कौन सा है? आपको जो 10 किलोमीटर चौड़ी एक संकीर्ण पट्टी है, इस क्षेत्र में रेत और बजरी का जमाव होता है। यह कौन सा रेत और बजरी का जमाव? इसको क्या कहते हैं? भाबर। भाबर के बाद आता है आपको तराई, तराई के बाद आता है आपको वांगर, उसके बाद आता है खादर। तो इसका आंसर करेगा भाबर। तो इस क्षेत्र में रेत और बजरी का जवाब है। उपयुक्त पैराग्राफ निम्नलिखित किस क्षेत्र का से संबंधित है? तो यह यहाँ पर हो जाएगा भाबर। उसके बाद है 1765 में बंगाल में स्थापित द्वैत शासन को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो 1765 में जो बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था, उसको 1772 में, याद रखिएगा 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा खत्म किया गया था। 1772 में वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। वारेन हेस्टिंग जो है 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है, जो 1774 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है। तो 1772 में जो वारेन हेस्टिंग आता है, यह क्या करता है? ड्यूअल सिस्टम जो था उसको खत्म करता है। ब्रिटिश के बिहार पर जो राजा खान और सिताब राय टैक्स कलेक्शन कर रहा था, इस प्रोविजन को खत्म करके यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कहानी को स्टार्ट करता है। तो 1772 में ही पहली बार भारत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कंसेप्ट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कंसेप्ट आया था। तो यह याद रखिएगा। तो ब्रिटिश ने द्वैत शासन की व्यवस्था 1765 में स्टार्ट हुआ था, उसको खत्म करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मदद से भारत में शासन करना शुरू किया था। यह कब हुआ? तो 1772 में स्टार्ट हुआ वारेन हेस्टिंग के द्वारा, जो यहाँ पर आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में 1785 तक रहता। तो यह है आपको वारेन हेस्टिंग। आंसर करेगा ऑप्शन सी। यहीं पे देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है आपको 1786 से लेकर 1793, फिर 1805 से लेकर 1805 यह आपको गवर्नर जनरल बंगाल होता है। रॉबर्ट क्लाइव जो है आपको 2 बार बंगाल का गवर्नर बनता है, एक प्लासी के युद्ध के बाद 2 साल के लिए और एक बक्सर के युद्ध के लिए 2 साल के लिए। मेजर हेक्टर मुनरो जो है आपको बक्सर का युद्ध जो होता है उसमें इनका पार्टिसिपेशन होता है। यहाँ पे आंसर करेगा वारेन हेस्टिंग। उसके बाद भारत में यूरोपीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। वांडीवास की लड़ाई, बेदरा की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई। तो देखिए प्लासी का युद्ध होता है 1757 होता है। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब बनता है। मीर जाफर जो है आपको डच की मदद से ब्रिटिश को भगाने का कोशिश करता है। यह कब करता है? 1759। जब मीर जाफर ब्रिटिशर सबसे परेशान हो जाता है, तो वह डच की मदद से आपको ब्रिटिशर्स को भगाने का कोशिश करता है। यह बात रॉबर्ट क्लाइव को पता चल जाता है, जो मीर जाफर डच को आमंत्रित कर रहा है और डच की मदद से ब्रिटिशर्स को भगाने का कोशिश कर रहा है। तो मीर जाफर क्या करता है? आपको बंगाल में बगल में जो बेदरा का जगह है वहां पर डच को पराजित कर देता है। बंगाल के बगल में जो बेदरा का जगह है वहां पर डच को पराजित करता है, और उसके बाद डच की कहानी भारत में हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, और फिर से मीर जाफर जो है ब्रिटिश की बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाता है। तो बेदरा का युद्ध जो है 1759 में डच और ब्रिटिशर्स के बीच में होता है, जिसमें डच की पराजय होती है। वांडीवास का युद्ध जो है यह आपको फ्रेंच और अंग्रेज के बीच में, एंग्लो फ्रेंच जो वार होता है, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार में जो फाइनल युद्ध होता है एंग्लो फ्रेंच के बीच में, वह है आपको वांडीवास का युद्ध, जो 1760 में होता है। इस एंग्लो फ्रेंच वार के बाद आपको भारत में फ्रेंच का जो वर्चस्व की कहानी थी वह खत्म हो जाता है, और फ्रेंच एकमात्र छोटा सा बिजनेसमैन की तरह रह जाता है। इंपीरियलिस्टिक एम्पायर इसका खत्म हो जाता है। तो वांडीवास की लड़ाई 1760 में फ्रेंच का इंपोर्टेंस खत्म हो जाता है। बेदरा के युद्ध में आपको डच का इंपोर्टेंस खत्म हो जाता है। प्लासी के युद्ध में जो बंगाल का नवाब था सिराजदौला, बंगाल का नवाब का क्या नाम था? सिराजदौला को मार दिया जाता है। तो 1757, 1759 और 1760। तो यहाँ पर पहला किया जाएगा 3, 2 और 1, 3, 2 और 1। तो क्या आंसर है आपको 16 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 16 का आंसर करेगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान आपको जो है कौन सी? तो काशी विद्यापीठ। काशी विद्यापीठ याद रखिएगा 1921 ईस्वी में स्थापित किया गया था। जामिया मिलिया 1920 ईस्वी में। गुजरात विद्यापीठ जो है 1920 ईस्वी में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर जो ये 20 से 22 के बीच में कौन सा एस्टैब्लिश किया गया? तो गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया और काशी विद्यापीठ। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1, 2, 3। आंसर आपको सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। उसके बाद पी और एस तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों ही तरल पदार्थों से होकर गुजर सकता है। याद रखिएगा पी और एस वेव जो दोनों एक प्रकार का प्राइमरी जो एक दोनों प्रकार का बॉडी वेव है। इसमें पी वेव जो है तीनों मीडियम में मूव कर सकता है, एस वेव केवल सॉलिड मीडियम में मूव करता है। तो दोनों ही तरल पदार्थ से यात्रा कर सकता है। गलत है। पी तरंग तरल पदार्थ से होकर गुजर सकती है, लेकिन एस तरंग नहीं। तो ये बी पॉइंट सही है। एस तरंगे तरल पदार्थ से होकर गुजर सकती है, एस नहीं। सेकेंडरी वेव नहीं गुजर सकती है, प्राइमरी वेव गुजर सकती है। तो सी गलत है, ये गलत है। दोनों ही तरल पदार्थों से गुजर नहीं सकती, गलत है। जो प्राइमरी वेव है, जो बॉडी वेव है, ये आपको तीनों मीडियम में सॉलिड लिक्विड गैस से मूव कर सकता है, लेकिन जो सेकेंडरी वेव है, एस वेव है, वह केवल सॉलिड से मूव करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है जुआन डी फूका प्लेट को उसके सही स्थान से मिला है। तो हम लोग को मालूम है जो धरती का जो क्रस्ट है उसको हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अनुसार मानते हैं, जो धरती का क्रस्ट अनेक प्लेटों से बना हुआ है। तो जॉन डी फूका प्लेट आपको कहां पर है? तो जॉन डी फूका प्लेट जो है नॉर्थ अमेरिका में जो है, जैसे ये आपको अमेरिका है, यहाँ पर ये आपको जॉन डी फूका है। इसके बगल में आपको कौन सा कोको प्लेट है? तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से दूर यह आपको जॉन डी फूका प्लेट है। तो जॉन डी फूका आपको कहां पर है? याद रखिएगा यह है ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जॉन डी फूका प्लेट। उसके बाद इसका आंसर करेगा ऑप्शन बी। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम एक ब्रिटिश सेना के एक इंजीनियर थे, जिन्होंने बाद में भारत के इतिहास और पुरातत्व में रुचि ली। उन्हें इस नाम से जाना जाता है। तो वो जो थे आपको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहलाते हैं।
बिहार में जो अनेक जगह है, बोध गया, आपको उसके बाद जो अशोक का पिलर है, वैशाली का उत्खनन है, तो बहुत जगह पर उत्खनन बिहार और पूरे भारत में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। यह आपका क्या आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, लंदन इंडिया सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य भारतीय दुर्दशा को उजागर करना था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो लंदन इंडिया सोसाइटी जो 1765 ईस्वी में दादा भाई नेहरू जी के द्वारा स्थापित किया गया था। कहां पर किया गया था? लंदन में किया गया था। वहां पर जो लंदन में जो स्टूडेंट सब रह रहे थे, उस सबके लिए एक ग्रुप बनाया गया था दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। उसके बाद यह जो लंदन इंडिया सोसाइटी था, यह 1 साल के लिए चला। उसके बाद यह लंदन इंडिया सोसाइटी 1766 ईस्वी में नाम बदल दिया जाता है इसका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। याद रखिएगा, लंदन इंडिया सोसाइटी का बनता है 1765 ईस्वी में, और ये कब तक चलता है? तो 1766 में चलता है। उसके बाद 1766 में यह ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बन जाता है ग्रुप, और इसमें अब केवल लंदन में भारत के स्टूडेंट ही नहीं, बल्कि जो भी भारत से प्रेम करते हैं, भारत का वेलफेयर के लिए बात सोचते, तो वे चाहे ब्रिटेन का आदमी हो या भारत के आदमी हो या स्टूडेंट हो, वह सब अब इस ग्रुप का मेंबर बना था। तो याद रखिएगा, लंदन इंडिया सोसाइटी 1765 में दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा बनाया गया, तो बाद में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के नाम से स्टार्ट काम करना शुरू किया। यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, दादा भाई नेहरू जी। उसके बाद है, कंसीडर द फॉलोइंग न्यूज़पेपर और मैगजीन, निम्नलिखित समाचार पत्र और पत्रिका पर विचार करें। इंडियन ओपिनियन जो आपको महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, यह आपको 4 भाषा में साप्ताहिक अखबार निकलता था। यह कहां स्टार्ट किया गया था? तो साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यह किस भाषा में निकलता था? तो याद रखिएगा, यह भी पूछा जाता है, हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद यह आपको तमिल, हिंदी, इंग्लिश, तमिल और गुजराती, 4 भाषा कौन सा? तमिल और गुजराती में यह अखबार साप्ताहिक निकलता था। उसके बाद जब महात्मा गांधी भारत आए, तो यंग इंडिया और नवजीवन 1700 या 1919 ईस्वी से 1919 ईस्वी से कौन सा स्टार्ट हुआ? यंग इंडिया और नवजीवन गुजराती भाषा का था, यंग इंडिया आपको अंग्रेजी भाषा का था। उसके बाद यह जो है यंग इंडिया का नाम बदल दिया जाता है आपको हरिजन, कब? 1933 ईस्वी में। तो यह जो है आपको महात्मा गांधी जी के द्वारा 4 अखबार टोटल पब्लिश किया जाता है, इंडियन ओपिनियन, उसका यंग इंडिया और नवजीवन, और यंग इंडिया ही बाद में हरिजन नाम से पब्लिश होना शुरू होता है। कब से? 1933 ईस्वी से। 1933 ईस्वी से आपको हरिजन नाम से यह यंग इंडिया पब्लिश होना शुरू होता है। यह जो है, यह चारों अखबार यह आपको साप्ताहिक होता है। यंग इंडिया और हरिजन अंग्रेजी अखबार है, नवजीवन जो है गुजराती है, इंडियन ओपिनियन 4 भाषा हिंदी, इंग्लिश, तमिल और गुजराती में पब्लिश होता था। तो महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से जुड़े थे? तो यहाँ पर तीनों होगा, अगर एक हरिजन भी रहता तो यहाँ पर 4 हो जाते। उसके पास है, मेरे पास भगवान के बारे में सोचने का समय नहीं है, क्योंकि इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत उपयुक्त काव्यांश से जुड़ी है? यह स्टेटमेंट जो है आपको ईश्वरचंद्र विद्यासागर का है। यह स्टेटमेंट आपको किनका है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर का, याद रखिएगा। उसके बाद बरिंद्र कुमार घोष, प्रमोथा मित्र, जतेंद्र नाथ बनर्जी निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना के लिए जाने जाते हैं? यह जो है आपको कौन सा संगठन स्थापित किए थे? तो 1902 में आपको अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। 1902 ईस्वी में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ जो आपको कलकत्ता यूनिटेरियन समिति, तो कलकत्ता यूनिटेरियन समिति 1821 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इसके द्वारा तो राजा राम मोहन राय और विलियम एडम के द्वारा कलकत्ता यूनिटेरियन समिति स्थापित किया गया था। यह याद रखिएगा, यह यूपीएससी में एक बार पूछा गया है कलकत्ता यूनिटेरियन समिति के बारे में। तो यह 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय और विलियम एडम के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद जो है विलियम एडम जो है आपको 1839 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1839 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी स्टार्ट करते हैं। 1839 ईस्वी में विलियम एडम जो है लंदन में आपको ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी स्टार्ट करता है। इसी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का एक ब्रांच बंगाल में खुलता है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के नाम से। यह कब खुलता है? तो 1843 ईस्वी। याद रखिएगा, 1821 में सबसे पहले कलकत्ता यूनिटेरियन समिति बनाया जाता है राजा राम मोहन राय और विलियम एडम के द्वारा। जब फिर राजा राम मोहन राय का देहांत हो जाता है, विलियम एडम लंदन जाते हैं। इन लंदन से भारत के कल्याण के लिए हेल्प करने के लिए वो लंदन में एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। उसी का आपको बंगाल में ब्रांच खुलता है 1843 ईस्वी में, जिसका नाम क्या है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो ये आपको समझ आ गया होगा। उसका इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसको इंडियन एसोसिएशन, हम लोग इंडियन नेशनल एसोसिएशन के भी नाम से जानते हैं, यह कब बना था? 1876 में बना था। इसमें 2 आदमी का नाम आपको याद रखना है, एक आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। यह बीपीएससी आपको क्वेश्चन पूछा है, इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन, दोनों एक ही नाम है। इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यह इंडियन एसोसिएशन 1876 में इंडियन लीग 1875 में था, उससे ही यह डेवलप होकर बना था। यहाँ पर आपको अनुशीलन समिति के बारे में कुछ बता दिया, आंसर ये होगा। बाकी तीनों भी पॉइंट हमने आपको थोड़ा सा समझा दिया। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। बोस और घोष दो कंफ्यूजिंग नाम है, लेकिन याद रखिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस जो है आपको कांग्रेस के लीडर थे, लेकिन बाद में वो आपको आजाद हिंद फौज से भी जुड़े हुए हैं। तो आपको जैसे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में सुभाष चंद्र बोस भी जुड़े हुए थे, तो रास बिहारी बोस पर्टिकुलरली आपको क्या चीज से जुड़े हैं? रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। 1912 ईस्वी में जो आपको बॉम्ब अटैक किया जाता है वायसराय पर दिल्ली में, वहां पर रास बिहारी बोस जो है उसके प्लानिंग से जुड़े हुए हैं। तो रास बिहारी बोस जो है एक क्रांतिकारी लीडर है, रास बिहारी बोस। और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो करते उसका नाम है रास बिहारी घोष। तो घोष और बोस में कंफ्यूजन नहीं है। तो 1907 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया? रास बिहारी घोष। 1908 में भी रास बिहारी घोष ने किया। तो यहाँ पर जो है सूरत अधिवेशन 1907 में रास बिहारी बोस ने की, तो यह गलत है। रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो यह पॉइंट सही है। आपको इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की भूमिका में आपको इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, याद रखिएगा। यही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से संबंधित एक और है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नाम होता हुआ है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग आपको 1928 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और श्रीनिवास अयंगर की द्वारा बनाया जाता है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग में कंफ्यूजन नहीं होना। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो है पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आपको जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और श्रीनिवास अयंगर स्टार्ट करते हैं।
जब मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट से मोतीलाल नेहरू जो रिपोर्ट बनाते हैं, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, उससे वो लोग असंतुष्ट होते हैं, तो वे लोग अपना एक अलग लीग बनाते हैं जिसका नाम होता है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। तो वो एक इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से फ्रीडम की बातें करता है, और यह है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी के द्वारा आपको फ्रीडम की बातें कर रहा है। तो दोनों यहाँ पर पहला तो आपको गलत है बता दिया, दूसरा आपको पॉइंट सही है, कौन सा सही है तो इसका आंसर करेगा ऑप्शन बी। उसके बाद है 1932 के पूना समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचिका के विचार को त्याग दिया। तो दलित वर्गों को सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड किया जाता है दलित वर्गों के द्वारा, उसको पूना पैक्ट के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट को बदल दिया गया और उसके बदले आपको क्या दिया गया, दलित वर्गों को रिजर्वेशन दिया गया। दलित वर्गों को क्या दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया। यह पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला है, इसने प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडल दोनों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में वृद्धि की। तो यह पॉइंट भी आपको सही है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत जितना सीट मिल रहा था उससे ज्यादा आपको डिप्रेस्ड क्लास के लिए सीट रिजर्व किया गया। तो इसने प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडल दोनों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की वृद्धि की। 1 और 2 जो है दोनों आपको सही है, इंडिपेंडेंट आइडियाज। तो इसका 26 का कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपको सही, इसमें पूछा कौन सा गलत है, तो कोई भी गलत नहीं है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद है 1928 में प्रस्तुत सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सार्वजनिक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था, तो विदेशी कम्युनिस्ट संगठनों का साथ संपर्क को रोककर भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन पर अंकुश लगाना। तो भारत में कम्युनिस्ट के लोगों को के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया था। तो 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल का क्या उद्देश्य था, कम्युनिस्ट संगठन के साथ संपर्क को रोकना। उसका बाद पहला हार्मोन किसने खोजा था, तो हार्मोन को डिस्कवर द फर्स्ट हार्मोन। तो याद रखिएगा, तो हार्मोन को 1902 ईस्वी में विलियम बेलिस और अर्नेस्ट स्टर्लिंग ने खोजा था। विलियम बेलिस और अर्नेस्ट स्टर्लिंग ने यह आपको खोजा था हार्मोन को। उसके बाद है मधुमेह रोगियों के लिए इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए किस जैव प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो आपको जो इंसुलिन बायोकेमिकल प्रोसेस यूज्ड टू प्रोड्यूस इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट, तो इंसुलिन जो प्रोड्यूस किया जाता है वह जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं रिकम्बिएंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा आपको इंसुलिन बनाया जाता है। तो रिकम्बिएंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको इंसुलिन बनाया जाता है ताकि डायबिटिक पेशेंट को हेल्प किया जा सके। इंसुलिन आपको पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है। पेनक्रियाज में कौन सा अंग से इंसुलिन सीक्रेट होता है, यह आप कमेंट करके बताइएगा। यह भी पूछा जाता है इंसुलिन पेनक्रियाज से तो सीक्रेट होता है, लेकिन पेनक्रियाज के किस पार्ट से सीक्रेट होता है यह भी मालूम होना चाहिए। उसके बाद 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस की इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद जो है आपको कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समांतर सरकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जयप्रकाश नारायण ने राम मनोहर लोहिया की सहायता से नेपाल सीमा पर एक समांतर सरकार बनाई। यह पॉइंट आपको सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अर्थात बलिया जिले के पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया गया और चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय सरकार घोषित की गई। तो यह दोनों पॉइंट आपको क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है और यह दोनों पॉइंट आपको सही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। उसके भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। छात्र, श्रमिक और किसान आंदोलन में शामिल हुए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में आपको छात्र, श्रमिक और किसान आंदोलन में भाग लिए थे। इसे नेतृत्वहीन आंदोलन भी कहा जाता है। यह जो है लीडरलेस मूवमेंट भी कहलाता है, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट के स्टार्ट होने के बाद ही जो कांग्रेस के जो लीडर थे उसे जेल में डाल दिया जाता है। जो नेशनल लीडर है, जो रीजनल लीडर है, उसको भी जेल में डाल दिया जाता है। तो बड़े लीडर की अनुपस्थिति होती है, लेकिन फिर भी यह मूवमेंट बहुत ही आपको एग्रेसिव वॉलंटरी मूवमेंट होता है, तो इसलिए इसे नेतृत्वहीन आंदोलन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट सही है। 32 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद क्रिप्स मिशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार निम्नलिखित में से कौन थे। तो आधिकारिक वार्ताकार देते राष्ट्रीय कांग्रेस के हुए थे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 33 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। उसके बाद भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके तहत की गई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहली बार जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1777 के तहत की गई थी। और सर एलिजा एम्फी जो है ये भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। कौन बने थे, सर एलिजा एम्फी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, तो यह याद रखिएगा 1773 के तहत आपको सर एलिजा एम्फी बनते थे। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 नंबर का आंसर देगा ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन। उसके बाद भारत में 19वीं शताब्दी के निम्नलिखित अकालों में से किसको आपदा का सागर कहा जाता है। याद रखिएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेमिन इज कॉल्ड आपको सी ऑफ कैलेमिटी। तो सी ऑफ कैलेमिटी जो कहा जाता है 1866 से 67 में जो उड़ीसा का अकाल है उसी को हम लोग आपदा का सागर कहते हैं। इसको कहते हैं उड़ीसा का अकाल। उसके बाद है किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था स्वतंत्रता लगभग हमारी पहुंच में है, हमें उसे जब्त करना होगा। तो यह स्टेटमेंट जो है आपको कब कहा गया था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कहा गया था। यह कब कहा गया था, तो 9 अगस्त 1942 को कहा गया था। 9 अगस्त 1942 अर्थात क्विट इंडिया मूवमेंट। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह कहा गया था। ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहीं पर उन्होंने करो या मरो का भी नारा दिया था। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रमिक रूप में दूसरे चरण पर है, तो सेकंड पोजीशन पर। तो महात्मा गांधी जो है अपना पहला जो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं यह कब है, चंपारण आंदोलन। 10 अप्रैल को यह पटना पहुंचते हैं। 10 अप्रैल को यह कहां पहुंचते हैं, पटना पहुंचते हैं। 5 दिन मुजफ्फरपुर में रुकते हैं। फिर 15 अप्रैल को यह मोतिहारी पहुंचते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं 1917 में आपको क्या होता है, चंपारण होता है। चंपारण के बाद यह अहमदाबाद मिल हड़ताल में पार्टिसिपेट करते हैं। चंपारण के बाद यह जो है अहमदाबाद मिल। याद रखिए महात्मा गांधी जो भारत आए तो केक खाते हैं। याद रखिए यह फॉर्मूला बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। भारत में महात्मा गांधी केक खाते हैं। पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर आपको जो है खेदा सत्याग्रह। तो 1918 में फरवरी मार्च में अहमदाबाद मिल हड़ताल होता है। अहमदाबाद मिल हड़ताल होता है, यह आपको कब होता है, फरवरी मार्च में होता है। उसके बाद आपको खेदा सत्याग्रह होता है। यह अहमदाबाद मिल हड़ताल ही में जो है आपको महात्मा गांधी अपना पहला हंगर स्ट्राइक करते हैं। हंगर स्ट्राइक महात्मा गांधी अपना पहला कब करते हैं, तो यहीं पर करते हैं
18 ईस्वी में अहमदाबाद। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो 1920, 1 अगस्त 1920 को ऑफिशियली असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड यह 1919 का इंसिडेंट है, अप्रैल 1919। तो दूसरा इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल की जो घटना है यह आपको दूसरे नंबर की घटना हो जाएगी। ठीक है, इसका निम्नलिखित में से किस पुस्तक को बंगाली देशभक्ति का बाइबल माना जाता है, तो बंगाली देशभक्ति का बाइबल आपको आनंद मठ को माना जाता है। आनंद मठ जो है आपको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो लिखा गया था, सन्यासी विद्रोह पर आधारित जो बुक, विद्रोह पर जो आधारित बुक है, इसे आनंद मठ में आपको वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग भी लिखा गया है। तो वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग को जो कंपाइल किया गया है आनंद मठ से ही किया गया है और इसे बंगाली देशभक्ति का बाइबल कहा जाता है। लिखने वाले कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। आंसर करेगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का त्याग किया। रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह दोनों पॉइंट आपको सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का त्याग किया था। रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह दोनों पॉइंट सही, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करा। 39 का आंसर क्या जाएगा, 39 का आंसर आपको बी हो जाएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में उसके अभ्यास को मना करता है। तो यह पॉइंट सही। आर्टिकल 17 जो है यह अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है और उसकी प्रैक्टिस को फॉरबिट करता है। अस्पृश्यता शब्द को अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में परिभाषित किया गया है। अनटचेबिलिटी को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। यह कॉन्स्टिट्यूशन में मानते हैं तो भारत के लोग जो है आपको अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं और इनका डेफिनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको अधिनियम 1955 में भी इसको डिफाइन नहीं किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो सेकंड पॉइंट जो है गलत है, फर्स्ट पॉइंट सही। आंसर करेगा 40 नंबर का। तो 40 का आंसर जो होगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा 40 का आंसर होगा, 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय संसद को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नए राज्य को शामिल करने या स्थापित करने की शक्ति है। तो नए राज्य को शामिल करने या स्थापित करने की शक्ति आपको अनुच्छेद 2 से मिलती है। याद रखिएगा, मान लीजिए अभी बांग्लादेश भारत का पार्ट नहीं है, कल को बांग्लादेश को भारत में शामिल करना होगा, तो अनुच्छेद 2 के तहत बांग्लादेश को भारत में शामिल किया जा सकता है। जैसे सिक्किम भारत का पहले भाग नहीं था, तो अनुच्छेद 2 के तहत पहले भारत में जोड़ा गया। अब मान लीजिए अनुच्छेद 3 क्या है, अगर बिहार है, बिहार को ही 4 भाग में और बांट के 4 अलग अलग स्टेट बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अनुच्छेद 3 का यूज करेंगे। तो ये आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 2 यहाँ पर होगा, नए राज्य को शामिल करना है या स्थापित करना है, तो अनुच्छेद 2 का बेस्ट एग्जाम्पल क्या, अनुच्छेद 2 का हम यूज किए थे जब सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकता है। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट। तो याद रखिएगा, मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में राज्यसभा का जो पावर है वह लिमिटेड है। तो राज्यसभा वोट फॉर ग्रांट्स पर वोट नहीं करता है। डिमांड फॉर ग्रांट्स पर राज्यसभा वोट नहीं करता। यह पॉइंट आपको सही है। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट। राज्यसभा कैन वोट ऑन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरणों पर मतदान कर सकता है, यह भी गलत है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आर्टिकल 112 के तहत हर साल प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट पर, उस पर राज्यसभा जो है वोट नहीं कर सकता। डिस्कस कर सकता है, वोट नहीं कर सकता। राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरणों पर मतदान कर सकती है, तो गलत है। पहला पॉइंट इसमें से आपको सही है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो प्रेसिडेंट जो है आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त कर सकता है, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, भारत के मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, भारत के मुख्य न्यायाधीश अपने पद के कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो। यह 3 सिचुएशन ऐसा है जब सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को प्रेसिडेंट के द्वारा एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको सही, इसका आंसर ऑप्शन डी है। उसके बाद अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसे नियुक्त किया जाएगा। तो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो आर्टिकल 148 के तहत अपॉइंट होता है, यह आपको कौन अपॉइंट करता है, तो यह अपॉइंट आपको राष्ट्रपति जी करता है। यह याद रखिएगा, इसको कौन अपॉइंट करता है, तो इसको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है और इसको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से, उसी प्रकार जैसे जज और सुप्रीम कोर्ट रिमूव किया जाता है। याद रखिएगा, आपको इनका रिमूवल का प्रोसेस बहुत ही मुश्किल है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के जज को रिमूव करना अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के जज को आज तक रिमूव नहीं किया जा सका है, क्योंकि उसका एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। तो उसी सेम प्रोसीजर से आपको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी रिमूव किया जाता है। तो इसमें याद रखिएगा, 148 के तहत कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कौन अपॉइंट करता है, तो राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। उसके बाद है संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल के पास समाधान शक्ति होती है। तो यह भी पॉइंट आप याद रखिएगा, 161 के अनुसार आपको गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर होता है। यह पॉइंट से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आर्टिकल 75 कहता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द लोकसभा। लोकसभा के प्रति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पांसिबल होते हैं, संसद नहीं, पार्लियामेंट नहीं, किसके प्रति रिस्पांसिबल होते हैं, तो लोकसभा। तो सेकंड पॉइंट गलत है, पहला जो है आपको सही है। इसमें से गलत कौन सा, ऑप्शन बी जो है आपको गलत है। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति को कानूनी तौर पर कार्यकारी के रूप में संदर्भित किया जाता है, जबकि प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यकारी के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह पॉइंट आपको सही है। राष्ट्रपति को हम लोग डी ज्यूरी हेड कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर को हम लोग डी फैक्टो एक्जीक्यूटिव हेड कहते हैं। रियल पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है, लेकिन सारा काम जो होता है एक्जीक्यूटिव का वो किसके नाम से होता है, तो वो होता है प्रेसिडेंट के। तो प्रेसिडेंट जो है डी ज्यूरी एक्जीक्यूटिव है और प्राइम मिनिस्टर जो है डी फैक्टो एक्जीक्यूटिव है। तो यह पॉइंट आपको सही है। उसके बाद मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 20% से अधिक नहीं होगी। यह पॉइंट गलत है। यह आपको कितना होता है, तो यह आपको 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर की संख्या कितनी हो सकती है, 15% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। यह किस अमेंडमेंट के बाद हुआ, तो 91st अमेंडमेंट 2003। याद रखिए 91st अमेंडमेंट 2003 के तहत आर्टिकल 75 को मॉडिफाई किया गया। आर्टिकल 75 को मॉडिफाई किया गया और इसमें बताया गया जो लोकसभा में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा उसकी संख्या कितनी होगी, 15% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। इसी तरीके से 15% का जो रिस्ट्रिक्शन है आपको स्टेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर भी 15% का रिस्ट्रिक्शन है। और इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 164। तो आर्टिकल 164 जो है आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड है और आर्टिकल 75 जो है आपको पार्लियामेंट से रिलेटेड है।
यहाँ पर कितना है 15%। इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, तो ये सेकंड गलत है क्योंकि यहाँ पर 20% है, तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन बी जो है आपको गलत है। उसके बाद संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है, तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस जो है यह आपको कौन सा है, आर्टिकल 20 है। याद रखिएगा आर्टिकल 20 जो है आपको यह अधिकार देता है। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है, तो आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज सिस्टम के बारे में पहली बार जो भारत में आपको रिकमेंडेशन दिया गया था वो किसने दिया था, तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था। यह कब है, 1957 ईस्वी। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड अनेक कमेटी बना, जिसमें अशोक मेहता कमेटी, पीके थंगन कमेटी, लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी, ये सब भी बना। तो इन्होंने भी आपको रिकमेंडेशन दिया था पंचायती राज के बारे में, और इसी सब रिकमेंडेशन के आधार पर 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद आपको पंचायती राज जो है को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। तो यह याद रखिएगा पहला रिकमेंडेशन बलवंत राय मेहता ने 1957 में दिया था। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी ने पंचायती राज के लिए 1977 में दिया था। पीके थंगन कमेटी ने 1989 में रिकमेंडेशन दिया था, पीके थंगन 1989 में रिकमेंडेशन दिया था, और लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी जो था यह 1986 में आपको रिकमेंडेशन दिया था जो पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए। तो फाइनली 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है। तो आपको पंचायती राज सिस्टम भारत में किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त किया, उससे रिलेटेड जो भी कमेटी है उसके नाम और उसमें क्या अंतर है यह भी आपको पढ़ना, यहाँ आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द ग्राम सभा कैन परफॉर्म फंक्शंस एंड एक्सरसाइज पावर एट द विलेज लेवल एज प्रोवाइडेड बाय द लॉ बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। याद रखिएगा जो पंचायत से रिलेटेड जो आपको पार्ट 9 है, कॉन्स्टिट्यूशन टोटल कितने पार्ट है, पार्ट 22 है, उसमें से पंचायत से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो पार्ट 9 में। पार्ट 9 में जो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक का आर्टिकल है वो पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल है। इसमें जो 243 है पहला आर्टिकल, इसमें अनेक शब्दों का डेफिनेशन दिया गया, तो पंचायत का क्या मतलब है, ग्राम सभा का क्या मतलब है, तो अनेक शब्दों को डिफाइन किया गया 243। उसके बाद 243 ए में बताया गया जो ग्राम सभा के पास क्या पावर होगा, यह यहीं पे लिखा गया है जो ग्राम सभा के पावर जो है और कार्य जो है यह आपको कौन डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। तो 243 ए के बारे में आपको याद रखना है। यह सबसे पहला आर्टिकल है, पहला तो हो गया 243 में डेफिनेशन, और उसके बाद 243 में ग्राम सभा के बारे में बताया जाता है। उसके बाद जो आपको यहाँ पर कुछ आर्टिकल है पंचायत से रिलेटेड, जैसे देखिए 243 डी, यह जो है आपको पंचायत में रिजर्वेशन की बात करता है। 243 डी जो है यह क्या करता है, आपको पंचायत में जो है रिजर्वेशन की बात करता है। उसके बाद 243 सी जो है पंचायत के कंपोजिशन की बात करता है, सी से कंपोजिशन की बात करते हैं। 243 एम, तो 243 एम यह बताता है तो पंचायत का जो नियम कानून है जो पार्ट 9 में दिया गया वो कहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, यह जो प्रोविजन है कहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा यह मेंशन किया गया है आपको 243 एम में। तो यहां पर आपको यह समझ में आ गया होगा, यहां पर क्या होगा, आंसर सी होगा 49 का। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य जो है 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाना। तो यह पॉइंट अभी सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है, आपको एनरोलमेंट रेशियो जो है 50% तक बढ़ाना। अभी प्रेजेंटली कितना है, तो 26.3% है, अभी 26.3% है, इसको 50% तक बढ़ाने का टारगेट लिया गया। कक्षा 5 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को बढ़ावा देना, तो यह भी आपको सही है। नई शिक्षा नीति में जो कक्षा 5 तक जो मातृभाषा है, जो लोकल लैंग्वेज है, उसको प्रमोट करना शामिल है, जो बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दिया जाना चाहिए। तभी राज्य को एक समान स्कूली पाठ्यक्रम में लागू करना, यह नहीं है तो पूरे भारत में एक समान स्कूल करिकुलम लागू हो, यह नहीं है। आपको भारत के जो अलग अलग राज्य है उसके जरूरत के अनुसार शिक्षा व्यवस्था बनाना है। तो यह थर्ड पॉइंट आपको गलत है, पहला और दूसरा सही है। इसमें से कौन सा कथन से, ऑप्शन ए जो है यह आपको सही होगा। उसके बाद है थर्मोस्फीयर में उच्च तापमान का प्राथमिक कारण क्या है, तो हम लोग को मालूम है एटमॉस्फेयर जो था वह आपको कई लेयर में बटा हुआ, जैसे पहला ट्रोपोस्फीयर, फिर है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर है मीजोस्फीयर, उसके बाद है थर्मोस्फीयर। तो जो थर्मोस्फीयर है उसमें उच्च तापमान का कारण क्या है, तो थर्मोस्फीयर में उच्च तापमान का कारण है सूर्य से पराबैंगनी और एक्सरे विकिरण का अवशोषण। तो सनलाइट जो आ रहा है उसमें जो अल्ट्रावायलेट और एक्सरे रेडिएशन है वह आपको थर्मोस्फीयर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, थर्मोस्फीयर जो है वह आपको गर्म होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा जो थर्मोस्फीयर जो है आपको सूर्य से पराबैंगनी और एक्सरे विकिरण का अवशोषण करके यह गर्म रहता है। ऑप्शन 51 क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नियम स्थिर तापमान पर गैस के दबाव और आयतन के बीच संबंध को स्पष्ट करता है, तो यहाँ पर है आपको कौन सा जो लॉ है, आपको केमिस्ट्री में कौन सा ऐसा लॉ है जो हमको बताता है जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। तो जो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, यह जो है यह फॉर्मूला किसने दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं बॉयल्स लॉ। याद रखिएगा बॉयल्स लॉ कहता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। उसी तरीके से चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ कहता है अगर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो अगर टेम्परेचर भी बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है और इसके अनुसार वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है प्रोपोर्शनल है। या लुसाइक लॉ में क्या होता है, तो गेलुसाइक लॉ में कहता है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। याद रखिएगा गेलुसाइक लॉ कहता है अगर किसी गैस के कंटेनर का वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो उसमें जो प्रेशर और टेम्परेचर है वह दोनों क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी आपको बढ़ेगा, यह क्या होगा, गेलुसाइक लॉ। उसके बाद एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, जो किसी एक फिक्स वॉल्यूम में, एक फिक्स वॉल्यूम में दो, मान लीजिए एक सेम वॉल्यूम वाला दो गैस कंटेनर है, सेम वॉल्यूम अगर है, सेम वॉल्यूम अगर है और टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का सेम है, दोनों गैस कंटेनर का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो दोनों में जो गैस मॉलिक्यूल की संख्या होगी वो फिक्स होगी। तो यह कह रहा है जो वॉल्यूम
जो है और गैस मॉलिक्यूल यह प्रोपोर्शनल होगा अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहे। टेम्परेचर और प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट रखेंगे तो गैस की वॉल्यूम उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से प्रोपोर्शनल होगा। इसको क्या कहते हैं? एवोगाड्रोस लॉ कहते हैं। तो याद रखिएगा। बॉयल्स लॉ कहता है आपको क्या चीज? चार्ल्स लॉ का क्या है? तो यहाँ पर पूछा है जो प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बॉयल्स लॉ। सर फोटो प्रकाश विद्युत प्रभाव निम्नलिखित में से किस परिघटना पर आधारित है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है प्रकाश के किस फेनोमेना पर है? तो यह याद रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमको यह मानना पड़ता है जो लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का है। लाइट को जनरली डिपेंड करता है जो कौन सा फेनोमेना हम लाइट का एक्सप्लेन कर रहे हैं, या तो लाइट का वेव नेचर को मदद से हम एक्सप्लेन करते हैं या तो पार्टिकल नेचर से। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हमको यह मानना पड़ता है जो लाइट जो है एक पार्टिकल है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। उसके बाद है डॉपलर प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डॉपलर इफेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डॉपलर इफेक्ट? यह जो है यह तब देखा जाता है जब ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक की ओर बढ़ता है। यह केवल ध्वनि तरंग के साथ होता है। उसके बाद है यह प्रकाश तरंगों पर लागू नहीं होता। याद रखिएगा डॉपलर इफेक्ट जो है यह आपको साउंड वेव पर भी लागू होता है, लाइट वेव पर भी लागू होता है, दोनों पर। यह केवल ध्वनि तरंग, ऑप्शन गलत है, यह केवल प्रकाश तरंग पर लागू नहीं होता है। तो यह भी पॉइंट आपको गलत है। उसका कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन है। यह तब देखा जाता है जब ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक की ओर बढ़ता है, अर्थात इट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द सोर्स ऑफ साउंड वेव मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो यह आपको डॉपलर इफेक्ट है। डॉपलर इफेक्ट के मदद से ही हम लोग जो है कार का स्पीड, हवाई जहाज का स्पीड, किसी भी मूविंग जो चीज है उसका स्पीड पता करते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना तारे के टिमटिमाने के लिए जिम्मेदार है? तो तारे के टिमटिमाने के लिए, तारा जो हमको आकाश में टिमटिमाता हुआ दिखता है, इसका कारण क्या है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन। इसका आंसर क्या रहेगा? आपको बी हो जाएगा। उसके बाद है कोरोलिस प्रवाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोरोलिस इफेक्ट यह पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। तो याद रखिएगा कोरोलिस प्रवाह जो है यह पृथ्वी के रोटेशन के कारण होता है। यह पॉइंट सही है। यह उत्तरी गोलार्ध में चलती हवा और पानी को दाईं ओर मोड़ देता है। यह भी पॉइंट आपको सही। जो कोरोलिस इफेक्ट के कारण हमें ऐसा लगता है जो एयर और वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो राइट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में वो लेफ्ट डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट होता है। तो दूसरा पॉइंट भी सही है। कोरोलिस प्रभाव भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा कोरोलिस इफेक्ट जो है आपको इक्वेटर पर 0 होता है, जिसके कारण आपको इक्वेटर पर कभी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं आता है। याद रखिएगा कोरोलिस इफेक्ट आपको इक्वेटर पर 0 होता है। इक्वेटर से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं कोरोलिस इफेक्ट आपको बढ़ता है। तो थर्ड पॉइंट गलत है, 1 और 2 इसमें से सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका आंसर इसमें पूछ रहा है कथन कौन सा सही है, तो कथन जो आपको सही है इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस एसआई इकाई का उपयोग चुंबकीय प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है? Which of the following SI unit is used to measure magnetic flux? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट है वह क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट है आपको वेबर। याद रखिएगा बीपीएससी स्टाफ का क्वेश्चन पूछता है, वेबर है आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट। यहाँ पर टेस्ला है, तो टेस्ला आपको किसका यूनिट है? तो टेस्ला जो है आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट टू मेजर मैग्नेटिक फ्लक्स? तो ये हो गया एसआई यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी का जो है आपको गॉस है सीजीएस में। यह जो है गॉस आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का है, यह सीजीएस यूनिट में। टेस्ला जो है आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का है एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट है किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। वेबर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट है। टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एसआई यूनिट है। और हेनरी जो है आपको इंडक्टेंस का यूनिट है। तो यह याद रखिएगा हेनरी इंडक्टेंस का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एसआई यूनिट टेस्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का सीजीएस यूनिट गॉस। और यहां पूछा केवल मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा? आपको वेबर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, व्हिच विभिन्न माध्यमों के में प्रकाश की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो स्पीड ऑफ लाइट के लिए यह सभी माध्यमों में समान रूप से बढ़ता है। तो याद रखिएगा सभी माध्यम इसका स्पीड सेम नहीं रहता है। यह सघन माध्यम में तेज रहता है। तो अगर डेंस मीडियम है तो स्पीड कम होगा। यह सघन माध्यम में धीमा होता है। तो यह पॉइंट आपको सही है। याद रखिएगा जो स्पीड ऑफ लाइट जो है डेंसर मीडियम में स्लो होता है। यह प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यह आपको गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर हो जाएगा आपको सी। याद रखिएगा 58 का आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ पर 58 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि हवाई जहाज क्यों उड़ सकता है? तो हवाई जहाज जो है एरोप्लेन के मूवमेंट को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग बर्नौली प्रिंसिपल से। हवाई जहाज पर जो आपको फोर्स लगता है उसको हवाई जहाज के मूवमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमको बर्नौली प्रिंसिपल का यूज करना पड़ता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद वाईमैक्स इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो वाईमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वाईमैक्स जो है यह आपको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। वाईमैक्स का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस।
तो वाईमैक्स जो है आपके कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शब्द है। वाईमैक्स का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, इज ए फैमिली ऑफ वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन। वाईमैक्स याद रखिएगा, यह आपको संचार प्रौद्योगिकी से रिलेटेड टर्म है, या किससे रिलेटेड टर्म है? वाईमैक्स आपको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक टर्म है। वाईमैक्स का फुल फॉर्म आपको वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का क्या मतलब होता है? याद रखिएगा, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस का फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? तो याद रखिएगा, जो फायरवॉल जो कंप्यूटर नेटवर्क में यूज किया जाता है टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस। फायरवॉल का यूज किया है टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस, तो यह यहाँ पर आंसर होगा आपको ऑप्शन बी। आप जो लोग अभी देख रहे हैं चैनल को, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए। क्वेश्चन में आप लोग भी चैट बॉक्स में आपको जो सही लगता है वो आंसर लिखिए, ताकि आप लोग को भी ज्यादा याद रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपको किससे संबंधित है? तो यह है आपको क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से रिलेटेड। याद रखिएगा, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से रिलेटेड यह क्योटो प्रोटोकॉल है, जो 1997 में यह अडॉप्ट किया गया था, और यह कम इनटू फोर्स इन 2005। याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विद क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपको क्योटो प्रोटोकॉल का। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा जैव रासायनिक चक्र मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन को जलाने जैसी मानवीय गतिविधियों से प्रभावित होता है? तो बायोकेमिकल साइकिल से इंपैक्ट होता है। कौन सा आपको साइकिल? तो याद रखिएगा, अगर हम लोग इन्वायरमेंट में फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से आपको कार्बन का जो है प्रेजेंस बढ़ता है, इससे क्या होगा? कार्बन साइकिल इंपैक्ट होता है। तो 64 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी। कौन सा जैव रासायनिक चक्र जीवाश्म ईंधन को जलाने से प्रभावित होता है? यह हो जाएगा कार्बन चक्र। उसके बाद व्हाट रोल डू की स्टोन स्पीशीज प्ले इन द इकोसिस्टम? तो की स्टोन स्पीशीज जो होता है, यह आपको किसी भी इकोसिस्टम का मोस्ट क्रिटिकल रोल अदा करता है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी। दे हैव ए डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट रिलेटेड टू देयर अबंडेंस। तो की स्टोन जो है आपको किसी भी पारिस्थितिकी में किस ऑर्गेनिज्म कहते हैं जिसका इंपैक्ट उस इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा है? तो यह है दे हैव डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इंपैक्ट, इसकी प्रचुरता पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डालती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एम्स टू अचीव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव? तो जैविक विविधता पर जो कन्वेंशन है उसका लक्ष्य क्या है? तो याद रखिएगा, जैविक विविधता पर जो कन्वेंशन है उसका लक्ष्य है जैव विविधता के संरक्षण के माध्यम से सतत विकासशील सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका लक्ष्य है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब हुआ था? तो यह 1992 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुआ था। कहां पर? तो रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। याद रखिएगा, आपको कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है अंतरिक्ष जांच का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पेस प्रो? तो स्पेस में जो अलग अलग एयरक्राफ्ट भेजा जाता है, एयर जो आपको अभी भी जो स्पेस एक्स और सबसे पहला जो स्पेस में जो मूवमेंट पिछले 50-60 साल से हो रहा है, उसका लक्ष्य क्या है? टू कलेक्ट एंड ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम स्पेस इन्वायरमेंट। तो सबसे पहला जो स्पेस में गया था मूवमेंट, कौन? रशिया का गया था एयरक्राफ्ट। कब? 4 अक्टूबर 1957। तो याद रखिएगा, पहली बार जो मानव स्पेस में गया था यह कब गया था? 4 अक्टूबर 1957। किस कंट्री से? तो रशिया से। तो स्पेस जो मूवमेंट होता है उसका टारगेट क्या होता है? टू कलेक्ट एंड ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम स्पेस इन्वायरमेंट। आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अभी तो कई कंट्रीज का जो है मूवमेंट स्पेस में आए दिन होता ही रहता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य परिवर्तन उसके प्रभावों का मुकाबला करने से संबंधित? तो याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है यह आपको टोटल 17 है। इसमें से पूछा कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको क्लाइमेट चेंज और उसके इंपैक्ट से रिलेटेड है। गोल्स एम्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंपैक्ट। तो कौन सा यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? तो यह जो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 का टारगेट यह है टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंपैक्ट। तो आंसर क्या रहेगा इसका? आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वनों की कटाई मिट्टी के कटाव में योगदान देती है। तो डिफॉरेस्टेशन कैन कंट्रीब्यूट टू द सॉइल इरोजन। तो यह पॉइंट आपको सही है। अगर जंगल नहीं रहेंगे तो मिट्टी का जो कटाव है वो बढ़ जाएगा। तो पहला पॉइंट से मिट्टी के कटाव का पानी की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यह गलत है। अगर सॉइल इरोजन होगा तो उसका इंपैक्ट आपको वाटर क्वालिटी पर भी पड़ता है, तो यह सेकंड पॉइंट गलत है। फर्स्ट आपको सही है। अगर कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए जो है आपको सही है। उसके बाद है पीएच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो पीएच मेजर करते हैं हम लोग, पीएच मेजर्स द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो पीएच जो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का फुल फॉर्म क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच जो है किसी भी कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करता है, हाइड्रोक्साइड नहीं, ओएच का नहीं, यह केवल एच का मेजर करता है। अगर ओएच को मेजर करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? पीओएच, लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं? पीएच। याद देखिएगा, पीएच मेजर्स कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, नहीं हाइड्रोजन आयन, या यहाँ पर होना चाहिए हाइड्रोजन आयन।
ए लोअर पीएच इंडिकेट मोर एसिडिक सॉल्यूशन। तो यह याद रखिएगा, जितना कम पीएच का वैल्यू होगा वो उतना एसिडिक होगा, जितना ज्यादा पीएच का वैल्यू होगा वह क्या होगा, उतना बेसिक होगा। तो यहाँ पर लोअर पीएच इंडिकेट मोर एसिडिक सॉल्यूशन, तो सेकंड पॉइंट आपको सही है, पहला पॉइंट आपको गलत है। तो इसमें पूछा कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर आपको क्या जाएगा, आपको 70 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ पर आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी। उसके बाद है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो कैटलिस्ट का है टू चेंज द प्रोडक्ट, नहीं टू कंज्यूम रिएक्टर, नहीं टू लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट का काम क्या है, सक्रिय ऊर्जा को कम करना, टू लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होता है आपको किसी भी कैटलिस्ट का काम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 71 का ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है वनस्पति तेल को बायोडीजल में बदलने के लिए किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो जो आपको वेजिटेबल ऑयल है उसको बायोडीजल में कैसे बदला जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, यह जो प्रक्रिया है बायोडीजल में कन्वर्ट करने का, इसको कहते हैं ट्रांसस्टेरिफिकेशन। तो याद रखिएगा क्या होगा, ट्रांसस्टेरिफिकेशन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल को बायोडीजल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे आंसर देगा ऑप्शन सी। उसके बाद है पर्वत निर्माण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोल्ड माउंटेन्स आर फाउंड बाय द कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। तो यह आपको सही है, जो कोल्ड माउंटेन जैसे हिमालय है, यह आपको किससे बना है, टेक्टोनिक प्लेट के कोलिजन से बना है। ब्लॉक माउंटेन फॉर्म्स व्हेन लार्ज एरियाज ऑफ अर्थ क्रस्ट ब्रेक्स एंड मूव अप। तो यह भी आपको सही है, ब्लॉक माउंटेन क्या है, जब लार्ज एरिया जो है आपको ब्रेक करता है और मूव अप हो जाता है, दूसरा भाग, तो यह आपको ब्लॉक माउंटेन बनता है। तो सेकंड पॉइंट भी आपको सही है। उसके बाद वोल्केनिक माउंटेन आर फाउंड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ लावा ऑन द अर्थ सरफेस। तो यह भी आपको सही है, ये तीनों बताया है, जो तीनों प्रकार का जो माउंटेन है यह कैसे बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एंजाइमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एंजाइम प्रतिक्रियाओं की सक्रिय ऊर्जा को बढ़ाता है। तो एंजाइम भी एक प्रकार का क्या है, कैटलिस्ट है। हम लोग देखे हैं एंजाइम एक प्रकार का कैटलिस्ट है, जो बेसिकली प्रोटीन होता है। एंजाइम इंक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। यह जो है आपको पॉइंट गलत हो जाएगा, 74 का पहला जो पॉइंट है आपको गलत हो जाएगा। एंजाइम आर परमानेंटली अल्टर्ड बाय द रिएक्शंस दे कैटलाइज, गलत। एंजाइम वर्क बेस्ट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड पीएच लेवल। तो एंजाइम जो एक प्रकार का कैटलिस्ट है, जो प्रोटीन का बेसिकली बना होता है, यह आपको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पर काम करता है। तो यह आपको ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। उसके बाद है जब अम्ल और क्षार मिलकर पानी और नमक बनाते हैं तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। तो जब एसिड और बेस आपको रिएक्ट करके वाटर और साल्ट बनाता है, तो इस प्रक्रिया को, इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग नेचुरलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उदासीकरण की प्रतिक्रिया कहते हैं। तो 75 का आंसर आपको बी हो जाएगा। उसके बाद है व्हिच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। तो परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के पास 4 क्वांटम संख्याओं में एक ही सेट नहीं हो सकते हैं। तो यह जो नियम है यह कौन सा है, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। यह कौन सा है, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है, याद रखिएगा। उसके बाद है यहाँ पर हुंस रूल। हुंस रूल क्या कहता है, अगर पहले एस सेल है और पी सेल है, तो पहले आपको जो है, जैसे मान लीजिए पी सेल है तो पहले सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर डबल इलेक्ट्रॉन जाएगा, यह है आपको हुंस लॉ। अब वो प्रिंसिपल क्या है, पहले एच सेल में इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर पी सेल में भरेगा, तो यह है आपको अपवो प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जो है पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल आंसर है, जो नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। अगला क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ओनली ट्रांसफर। तो एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, एनर्जी जो है केवल आपको ट्रांसफर होता है। तो यह आपको कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। याद रखिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बॉयल्स लॉ क्या है, यह आप कमेंट करके मुझे बताने की कोशिश कीजिए। जान लीजिएगा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल-लुसाइट लॉ, ये हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कशन किए हैं, यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। न्यूटन का सेकंड लॉ F = ma सबको मालूम है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो यह थोड़ा सा जानिएगा या कमेंट कीजिएगा। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी एक इंपॉर्टेंट है, ये आप हमें बताइए कमेंट। उसके बाद है किस मिश्र धातु का उपयोग अक्सर एरोस्पेस अनुप्रयोगों में उसके उच्च शक्ति से भार अनुपात के कारण किया जा सकता है। तो एरोस्पेस में जो हम लोग कौन सा मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा ड्यूरा अल्यूमिन। तो ड्यूरा अल्यूमिन जो अल्युमिनियम का ही आपको एक एलॉय है, उसका यूज किया जाता है। याद रखिएगा अल्युमिनियम का यूज हम लोग एयरक्राफ्ट में करते हैं, और एरोस्पेस में भी ड्यूरा अल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, जो आपको अल्युमिनियम का एक एलॉय है। यहाँ पे आंसर चलेगा बी, 28 का आंसर करेगा। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज मेनली फाउंड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल, जैसे मान लीजिए NaCl, तो Na जो है आपको मेटल है और Cl जो है आपको नॉन मेटल है। तो जो आपको मेटल और नॉन मेटल के बीच में जनरली जो बॉन्ड होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। अगर केवल नॉन मेटल, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन O2 बनाएगा, वहां पर कौन सा बॉन्ड होगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर 79 का आंसर आपको क्या आ जाएगा, 79 का आंसर हो जाएगा आपको। उसके बाद है कौन सी प्रक्रिया जीवों के अस्तित्व और प्रजनन का वर्णन करती है जो अपने पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है।
तो व्हाट प्रोसेस डिस्क्राइब द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट। तो यह है नेचुरल सिलेक्शन। तो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है एनवायरनमेंट में, वो अपना जो प्रोसेस है सर्वाइवल करने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए अपने शरीर में, अपनी लाइफ में चेंजेस करता है। यह क्या कहलाता है? नेचुरल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन है किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई एक पर्टिकुलर चेंज जब आदमी करता है। मान लीजिए आप कोई गाय है, गाय का जो सिंग है उसको आदमी जो है बार बार जो है काट रहा है, तो हो सकता है 20-25 जनरेशन के बाद उस गाय का सिंग आ ही नहीं। तो यह जो गाय के सिंग में परिवर्तन आ रहा है, यह नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, यह आदमी के द्वारा इम्पैक्टेड है, तो उसको हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अगर गाय का जो सिंग है अपने ही बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के 20-25 जनरेशन के बाद सिंग आना बंद हो जाएगा, तब उसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल सिलेक्शन। याद रखिएगा, अगर खुद ही एडॉप्ट होता है एनवायरनमेंट में तो उसको नेचुरल सिलेक्शन। ऑप्शन ई हो जाएगा। हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो है ये आपको कौन है? कार्ल लिनियस है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। उसका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्राइमरली रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड ईओकैरियोटिक सेल। ईओकैरियोटिक सेल में एटीपी जो बनाता है, एनर्जी जो जनरेट करता है, वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा, हमारी जो सेल है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल में जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम कर रहा है, ताकि सेल कोई भी काम कर सके, वो एनर्जी प्रोडक्शन कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और एनर्जी करेंसी किसको कहते हैं? एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी जनरेट करता है वो एटीपी के फॉर्म में जनरेट करता है, इसलिए एटीपी को क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। इसका आंसर क्या देगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 82 का ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है कौन सा एंजाइम मुख्य रूप से मुंह में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए जिम्मेदार है? तो व्हिच एंजाइम इज प्राइमरली रिस्पांसिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द माउथ। तो कार्बोहाइड्रेट का माउथ में जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, ये कौन करता है? तो एमाइलेज। याद रखिएगा, हमारा जो स्लेविया होता है, स्लेविया से में एमाइलेज प्रोड्यूस होता है, यह आपको कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट करता है। तो हमारा जो फूड का डाइजेशन मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद लाइपेज। लाइपेज कौन सा ऑर्गन से जनरेट होता है, यह देख लीजिएगा, पिछले बार बीपीएससी में पूछा है। जो लाइपेज एंजाइम किस ऑर्गन से जनरेट होता है? लाइपेज एंजाइम बेसिकली किस ऑर्गन से जनरेट होता है, तो यह भी याद रखिएगा। लाइपेज का काम क्या है? पेप्सिन जो एंजाइम है उसका क्या काम है, और यह पेप्सिन जो है किस ऑर्गन से जनरेट होता है? ट्रिप्सिन का क्या काम है, यह भी देख लीजिएगा। एंजाइम पर एक वीडियो भी हमारा बना हुआ, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट इन द इंटेस्टाइन। तो कैल्शियम और फास्फेट के प्रॉपर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एसेंशियल फॉर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन। तो कैल्शियम और फास्फेट के प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए इंटेस्टाइन में कौन सा हमें विटामिन की जरूरत है? तो विटामिन डी। याद रखिएगा, कोई भी जो फूड है, चाहे आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट, उसका फाइनल डाइजेशन कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। फाइनल डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है यहाँ पर। और आपको कैल्शियम और फास्फेट के डाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए? आपके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का होना जरूरी है। 84 का क्या आंसर देगा? ऑप्शन सी। उसके बाद है कौन सा पदार्थ शरीर के जोड़ों में गठिया में योगदान देता है? तो व्हिच सब्सटेंस कंट्रीब्यूट द आर्थराइटिस इन बॉडी जॉइंट्स। तो आर्थराइटिस जो हमारे बॉडी जॉइंट्स में होता है, पैर में होता है, उसके लिए कौन सा जिम्मेदार? तो यूरिक एसिड। याद रखिएगा, यूरिक एसिड इज रिस्पांसिबल फॉर गठिया दर्द के लिए। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड बुखार के निदान के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए आपको कौन सा परीक्षण किया जाता है? याद रखिएगा, टाइफाइड के लिए किया जाता है वाइडल टेस्ट। टाइफाइड जो होता है आपको वाइडल टेस्ट। अगर आप गंदा होटल से ज्यादातर लगातार खाना खाइएगा तो आपको टाइफाइड हो जाएगा। तो अगर आप पटना में रह रहे हैं और अच्छा जगह खाना नहीं खा रहे हैं, होटल में डेली खाना खा रहे हैं, तो विश्वास कीजिए आपको 15-20 दिन में टाइफाइड जरूर हो जाएगा। फिर आपको बहुत ज्यादा बुखार होगा, फिर आप अपने घर आके रहिएगा। तो टाइफाइड गंदे पानी, गंदा भोजन करने से टाइफाइड होता है, उसका टेस्ट वाइडल टेस्ट से पता चलता है। उसके बाद व्हिच टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल। तो यहाँ पर देखिए पेरेन्केमा, कोलेनकेमा और स्केलेनकेमा। यह जो है आपको प्लांट में जो परमानेंट टिश्यू है, प्लांट का जो परमानेंट टिश्यू है, उसमें से जो सिंपल परमानेंट टिश्यू, प्लांट में 2 टाइप का परमानेंट टिश्यू होता है। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक होता है पेरेन्केमा, दूसरा होता है कोलेनकेमा, एक होता है स्केलेनकेमा। स्केलेनकेमा जो है यह आपको प्लांट को स्ट्रॉन्गनेस प्रदान करता है, रिजिड बनाता है, जो आपको डेड सेल से बेसिकली बना होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? आंसर बी। पेरेन्केमा और कोलेनकेमा क्या होता है, यह हमारे पिछला वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए हैं। जो बायोलॉजी का एक टेस्ट पेपर हम लोग डिस्कशन किए हैं, जिसमें केवल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, वहां पर आपको प्लांट का सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और आपको जो नॉन परमानेंट टिश्यू, यह सब डिस्कशन किया हुआ, वहां से आप एक बार देख सकते हैं। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। एनामेल जो हमारे दांत होता है, यह हमारा दांत जो है यह स्ट्रॉन्गेस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस है, यह कौन से? एनामेल इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम फास्फेट। तो यह भी आपको सही है कि एनामेल जो है आपको पर्टिकुलरली कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। यह आपको यहाँ पर ऑप्शन सी, ठीक है, यहाँ पर आंसर करेगा ऑप्शन सी। आप जो कोई भी देख रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा केशुरुक क्षेत्र का ऊपर से नीचे तक सही क्रम है? तो कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है वर्टिब्रल रीजन का? हमारा जो रीढ़ का हड्डी है
उसको हम लोग 5 भाग में बाँटते हैं। हमारा रीढ़ का हड्डी एकमात्र हड्डी नहीं है, यह 5 अलग-अलग प्रकार के हड्डियों से बना हुआ है। यह जो 5 प्रकार का हड्डी है, इसका क्या नाम है? तो सबसे ऊपर जो हमारे रीढ़ का हड्डी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्विकल। उसके बाद जो है थोरिक, उसके बाद लंबर, उसके बाद सैक्रल। यह हम आपको इमेज में दिखा रहे हैं ताकि आपको रीढ़ की हड्डी का जो बनावट है वो समझ में आए अच्छी। देखिए यहीं पे पूछा है जो ऊपर से नीचे की अरेंज करना है, तो ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, स्पाइन कहती है, स्पाइनल कॉलम। तो यह आपको ऊपर का साथ सर्विकल, बीच में जो 12 रीढ़ का हड्डी है इसको थोरिक, उसके नीचे जो है लंबर, उसके नीचे 5 जो है सैक्रल और कोकोगियल। तो यह आप याद रखिएगा, जो स्पाइनल जो हमारा है रीढ़ का हड्डी जिसको कहते हैं, यह 5 अलग प्रकार की हड्डियों का है, जिसमें सबसे पहले सर्विकल, थोरिक, लंबर और सैक्रियल। तो यही आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था, जो आपको ऊपर से नीचे की ओर अरेंज करने के लिए। ये समझ में आ गया? सबसे ऊपर सर्विकल, थोरिक, लंबर और सैक्रल। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है किस खनिज में एक दिशा में पूर्ण दरार होती है और इसका उपयोग आमतौर पर विद्युत इंसुलेशन में किया जाता है। यह है आपको माइका। याद रखिएगा, माइका में जो होता है आपको एक परफेक्ट क्लीवेज होता है और इसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिक इंसुलेशन में किया जाता है। यहाँ आंसर करेगा ऑप्शन ए, अब्रक। उसके बाद है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा की गई थी, जो वैश्विक व्यापार का 16% हिस्सा है। याद रखिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो आपको 2015 में बनाया गया था ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा। ब्रिक्स कब बना? तो 2006 में ब्रिक्स ग्रुप बना था। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बाद में उससे जुड़ा था, लेकिन 2000 ब्रिक कब बना है? तो 2006। साउथ अफ्रीका उससे 2010 में जुड़ा है। आज के डेट में ब्रिक में कितने मेंबर है? तो यह एक बार देख लीजिएगा। इस साल जो है ब्रिक्स के मेंबर की संख्या बढ़ी है, तो यह भी एक बार देख लीजिएगा। ब्रिक्स में अभी आज की डेट में यही केवल कंट्री नहीं है, तो इसके आगे भी अभी कुछ कंट्रीज इसमें ऐड हुआ है। तो ये ब्रिक जो है आपको 2015 में एक नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया था। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है आपको 16% ग्लोबल ट्रेड को कंट्रीब्यूट करता है, ये सही है। इट हैज ए कंबाइंड शेयर ऑफ 24% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। तो यह भी पॉइंट सही है। द बैंक हेडक्वार्टर आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, इंडिया। तो यह पॉइंट आपको गलत है। बैंक का जो हेडक्वार्टर है यह आपको न्यू दिल्ली में नहीं है, यह आपको कहां पर है? तो बैंक का हेडक्वार्टर आपको चाइना में है। बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो चाइना में। कहां पर? संघाई में। बैंक हेडक्वार्टर इज इन चाइना विथ रीजनल ऑफिस आपको साउथ अफ्रीका और ब्राजील। रीजनल ऑफिस साउथ अफ्रीका और ब्राजील में है। मेन हेडक्वार्टर चाइना संघाई में है। दिल्ली से इसका कनेक्शन नहीं है। तो 1 और 2 जो है सही है, थर्ड जो है आपको गलत है। तो इसमें से पूछा कौन सा करेक्ट है, तो 1 और 2 आपको सही। उसके बाद है निम्नलिखित अनुसूचियों को उसकी संबंधित विषय वस्तु से सुमेलित करें। तो अब हमारा साइंस का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो देखिए, जो टोटल 12 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जो शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 5 क्या चीज से रिलेटेड है? तो प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। याद रखिएगा। शेड्यूल 4 क्या है? तो शेड्यूल 4 जो है आपको लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट नहीं, शेड्यूल 4 है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। तो अलग अलग स्टेट से कितने राज्यसभा में मेंबर्स आएंगे, यह आपको कहां पर है? शेड्यूल 4 में है। उसके बाद है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट इन द यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, यह आपको शेड्यूल 7 में है। और लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज जो है यह शेड्यूल 8 में है, जिसमें आज की डेट में 22 लैंग्वेज है। बिहार का एकमात्र लैंग्वेज मैथिली जो आपको शेड्यूल 8 में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको आंसर बी। ठीक है। उसके बाद है हाल ही में भारत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या रखा है? तो पोर्ट ब्लेयर का हाल ही में नाम श्री विजयपुरम रखा गया। तो याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर का नाम अब क्या रखा गया? श्री विजयपुरम। उसके बाद है वह प्रक्रिया जिसमें जल वाष्प सीधे हिमपात के खंडों और तुषार में बदल जाता है। तो वह प्रोसेस जिसमें वेपर जो है डायरेक्टली आपको स्नोफ्लैक और फ्रॉस्ट में, अर्थात जो गैस है वह डायरेक्टली आपको सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। याद रखिएगा, अगर सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना अगर सॉलिड आपको गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। और वही अगर वेपर जो है, गैस जो है, यह आपको सॉलिड में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको डी सब्लिमेशन या डिपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर या तो डी सब्लिमेशन होना चाहिए या डिपोजिशन। तो यहाँ पर आंसर चलेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डिपोजिशन। 94 का आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेटराइट मिट्टी के बारे में पूछा। लेटराइट मिट्टी में आयरन और अल्युमिनियम ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यह पॉइंट सही है। यह आमतौर पर ऊंचा वर्षा और ऊंचे तापमान वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, लेटराइट मिट्टी कहां पर होता है? जहां ज्यादा तापमान और ज्यादा बारिश होता है, और इसमें आयरन और अल्युमिनियम का ऑक्साइड ज्यादा पाया जाता है। तो दोनों पॉइंट आपको लेटराइट मिट्टी से रिलेटेड यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित जल निकाय पर विचार करें। तो प्राइम मेरिडियम पासेस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। तो याद रखिएगा, जो प्राइम मेरिडियन है जो आपको लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम से पास होता है, जिसके आधार पर हम लोग पूरे दुनिया में टाइम निर्धारित करते हैं। जैसे अभी 10:44 हो रहा है, यह जो टाइम का निर्धारण है इसी प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में किया गया। तो प्राइम मेरिडियन आपको मेडिटेरियन सी से पास होता है,
आर्कटिक सी से पास होता है, रेड सी से प्राइम मेरिडियन पास नहीं होता। याद रखिएगा, रेड सी से नहीं होता। एक बार मैप में देख लीजिए प्राइम मेरिडियन किस किस कंट्री से पास करता है। यह है आपको प्राइम मेरिडियन, जिसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको मेडिटेरियन सी है, रेड सी यहाँ पर, तो रेड सी से यह आपको पास नहीं हो रहा। आर्कटिक सी ऊपर में है, तो ये साउदर्न एसोसिएशन अटलांटिक से ये पास हो रहा है। तो यहाँ पर जो रेड सी है, रेड सी से ये प्राइम मेरिडियन पास नहीं हो रहा। तो आंसर यहाँ पर है, जो है क्या हो जाएगा, आपको रेड सी से पास नहीं हो रहा, 2 और 3 से पास हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 96 का डी हो जाएगा। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन द एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है उसका मेन सोर्स क्या है, तो याद रखिएगा वायुमंडल में जो एनर्जी ट्रांसफर का मेन सोर्स है आपको कन्वेक्शन। याद रखिएगा, कन्वेक्शन के द्वारा आपको एनर्जी ट्रांसफर होता है एयर में, रेडिएशन के द्वारा नहीं, कंडक्शन के द्वारा नहीं, कन्वेक्शन के द्वारा होता है। आंसर क्या होगा इसका बी। उसके बाद है निम्नलिखित देशों को उसकी तट रेखा की लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित। तो याद रखिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन किस कंट्री का है, तो कनाडा का है। कनाडा का जो कोस्ट लाइन है वह दुनिया में सभी कंट्रियों में सबसे ज्यादा। तो कनाडा की कोस्ट लाइन की संख्या एक बार हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं जो कितना है। तो यह है आपको 2,02,080 किलोमीटर, जो दुनिया में इससे लंबा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसी भी कंट्रीज का नहीं है। टॉप 10 में भारत आता भी नहीं है। तो पहला जो है आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, कनाडा। कनाडा के बाद जो रसिया है, रसिया का जो है 5th पोजीशन में है। ऑस्ट्रेलिया का 8th पोजीशन है। तो कनाडा का तो पहले आपको बता देते, कनाडा का 2,02,080 किलोमीटर, रसिया का 37,653 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, ऑस्ट्रेलिया का 25,760 25,760, और इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वह है मात्र 7,516। तो कहाँ कनाडा का 2 लाख और इंडिया का कहाँ 7,000। तो अगर इसको हम अरेंज करें तो नंबर 1 पे कनाडा, फिर रसिया, फिर ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में इंडिया हो जाएगा। तो इसको अगर अरेंज किया जाएगा तो 98 का कैंसिल हो जाएगा आपको ऑप्शन। उसके बाद जो है पेम्पास मैदान अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र है। तो अभी हम लोग जो भी फुल लेंथ टेस्ट पेपर बना रहे हैं उस हर फुल लेंथ टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन आता है, जो ट्रॉपिकल जो सवाना है, ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड को दुनिया के अलग अलग कोनों में किस नाम से जाना जाता है, दुनिया के अलग अलग कोनों में ग्रासलैंड को किस नाम से जाना जाता है, यह क्वेश्चन हर एक टेस्ट पेपर में आपको देखने को मिलता है। तो जो ग्रासलैंड है उसको अर्जेंटीना में क्या कहते हैं, पेम्पास कहते हैं। तो यह पॉइंट सही है। फर्टाइल सॉइल ऑफ पेम्पास एंड द टेम्परेट क्लाइमेट आर वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रासेज। तो यह याद रखिएगा, जो फर्टाइल सॉइल जो पेम्पास का है, जो ग्रासलैंड है, बेसिकली यह टेम्परेट क्लाइमेट का है और यह आपको बहुत ही यूजफुल है क्रॉप्स और ग्रासेज के लिए। तो यह दोनों पॉइंट आपको सही है। वेनेजुला में ग्रासलैंड को किस नाम से जाना जाता है, यह कमेंट करके आप बताइएगा। वेनेजुला में ग्रासलैंड को, जैसे ऑस्ट्रेलिया में ग्रासलैंड को क्या कहते हैं, हंगरी में ग्रासलैंड को क्या कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड को क्या कहते हैं, रसिया में ग्रासलैंड को क्या कहते हैं, यह हम लोग पहले भी डिस्कशन किया। एक बार आप देख लीजिएगा ग्रासलैंड का नाम दुनिया के अलग अलग कोनों में क्या है। उसके बाद है अगला, व्हाट डज फिस्कल डिफिसिट रिप्रेजेंट। तो फिस्कल डिफिसिट का क्या मतलब। तो देखिए यहाँ पर जो चारों आंसर दिया गया, ये चारों ऑप्शन आपको गलत है। यहाँ पर है द अमाउंट ऑफ मनी द गवर्नमेंट हैज बोरोड फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। फिस्कल डिफिसिट हुआ नहीं होता जो गवर्नमेंट ने आपको फॉरेन से बोरो किया, गलत है। द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर को भी फिस्कल डिफिसिट नहीं कहते। याद रखिएगा, द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑफ ओवर इट्स एक्सपेंडिचर। कितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एक्सेस है रेवेन्यू से, उसको भी फिस्कल डिफिसिट नहीं कहते। द अमाउंट ऑफ मनी द गवर्नमेंट ओज टू द डोमेस्टिक लेंडर, यह भी फिस्कल डिफिसिट का डेफिनेशन नहीं है। परफेक्शन आइस इसका आंसर बी बता रहा है। लेकिन फिस्कल डिफिसिट जो है आपको डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर भी नहीं होता। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, तो यह आप समझ लीजिए। फिस्कल डिफिसिट एक ऐसा अमाउंट होता है जो गवर्नमेंट ने बोरो किया है, तो गवर्नमेंट को रिटर्न करना है। अब यह गवर्नमेंट ने जो बोरो किया हुआ, फॉरेन से भी बोरो किया जा सकता है, भारत के डोमेस्टिक से भी बोरो किया जा सकता है। उस बोरोड मनी से आपको जो है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी बोरो किया जा सकता है और डेली कंजम्पशन के लिए भी बोरो किया जा सकता है। फिस्कल डिफिसिट एक ऐसा टर्म है जो यह दिखाता है तो आपने कितना पैसा बोरो किया है, जिस पर आपको इंटरेस्ट लगेगा और आपको अगले साल या फ्यूचर में आपको रिटर्न करना। तो यह फिस्कल डिफिसिट का मतलब। आपने बोरो किससे किया, बोरो करने के बाद उस पैसे का आपने क्या किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह याद रखिएगा, यहाँ पर जो चारों डेफिनेशन दिया गया फिस्कल डिफिसिट का, गलत है। फिस्कल डिफिसिट मतलब हाउ मच मनी हैज बीन बोरोड बाय गवर्नमेंट। उसके बाद है यहाँ पर से ये चारों गलत है आंसर। वैसे आंसर बी दिया है, आप भी एक बार समझने की कोशिश कर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन में पूंजी खाते का हिस्सा है। तो आपको कैपिटल अकाउंट का कौन सा पार्ट, तो दो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, एक होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है आपको करंट अकाउंट। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है, वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात, यह आपको क्या होता है, करंट अकाउंट का होता है। इनकम ट्रांसफर कहीं से भी आ गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट अकाउंट।
तो करंट अकाउंट में ऐसी चीजों को रखते हैं जिसका फ्यूचर में कोई इंपैक्ट नहीं है। कैपिटल अकाउंट में ऐसे ट्रांजैक्शन का को हम लोग कंसीडर करते हैं जिसका फ्यूचर में इंपैक्ट है। तो देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर हम लोग कहीं फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई दूसरा हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, तो कुछ फ्यूचर इनकम को सोच के कर रहा है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विल बी पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो पूंजी खाता जो है आपको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का पार्ट होगा, और ऊपर दोनों जो है यह आपको करंट अकाउंट का होगा। यहाँ सी जो है यह कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल। उसके बाद है गिनी कोफिशिएंट क्या होता है। याद रखिएगा, गिनी कोफिशिएंट जो है यह बताता है इनकम इनइक्वालिटी विद इन द कंट्री। अगर गिनी कोफिशिएंट 0 से 1 तक होता है, अगर गिनी कोफिशिएंट 0 है, इसका मतलब यहाँ पर जो है कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है, सब आदमी के पॉकेट में समान पैसा है। गिनी कोफिशिएंट 1 है, इसका क्या मतलब है, इस इंडिया में केवल एक ही आदमी के पॉकेट में पैसा है और किसी के पॉकेट में कुछ भी पैसा नहीं है। तो ऐसा कोई भी कंट्री नहीं हो सकता जिसमें आपको गिनी कोफिशिएंट 0 या 1 हो। तो गिनी कोफिशिएंट 0 या 1 के बीच में होता है। तो इनकम इनइक्वालिटी विद इन अ कंट्री जो है यह आपको गिनी कोफिशिएंट से पता चलता है। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी का वर्णन करता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या, अनएम्प्लॉयमेंट भी आपको फ्रिक्शनल होता है, स्ट्रक्चरल होता है, साइक्लिकल होता है, सीजनल होता है। तो आपको सारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको समझना है। तो अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड जो होता है इसको हम लोग साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट करते हैं। साइक्लिकल, तो अभी डिमांड कम हो गया है मार्केट में, इसलिए लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसको साइक्लिकल कहेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम इकोनॉमिक डाउनटर्न, तो ये भी सेम ही बात हो, अभी इकोनॉमी में डाउनटर्न चला है, डिमांड नहीं है, तो इसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू मिसमैच बिटवीन वर्कर्स स्किल एंड जॉब रिक्वायरमेंट, तो श्रमिकों के कौशल और नौकरी की आवश्यकता के बीच असंतुलन के कारण जो बेरोजगार होता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। मान लीजिए किसी कोचिंग में फिजिक्स के टीचर का रिक्वायरमेंट है और हमको हिस्ट्री आता है, तो हमको हिस्ट्री आता है, रिक्वायरमेंट है फिजिक्स का, तो ये क्या हुआ, स्किल मिसमैच हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस बाय न्यू एंट्रेंस टू द लेबर मार्केट, तो नया आदमी जो लेबर मार्केट में एंट्री कर रहा है, तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए अभी आपको जॉब कर रहे थे और आप 2-3 साल तैयारी करना चाह रहे हैं बीपीएससी के लिए, आप जो अनएम्प्लॉयमेंट अभी फेस कर रहे हैं, यह क्या है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो नया आदमी मार्केट में जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरली फेस करता है वो होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर पूछ रहा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन क्या रहेगा, सी। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कॉज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन भी दो प्रकार का हम लोग डिस्कस करते हैं हमेशा, एक डिमांड पुल और एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहाँ पर डिमांड पुल कौन सा है, तो देखिए, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तब होती है जब श्रम और कच्चे माल जैसे इनपुट की कीमतें बढ़ जाती है। अगर इनपुट का कीमत बढ़ जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉस्ट पुश, कॉस्ट बढ़ रहा है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की समग्र मांग में वृद्धि के कारण होता है। तो अगर डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है वस्तुएं का, उसके कारण डिमांड में बढ़ने के कारण अगर मार्केट का में गुड्स और सर्विस का प्राइस बढ़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, डिमांड पुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको डिमांड पुल का ऑप्शन यहाँ बी हो जाएगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन हैपेंस व्हेन द गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्सेस ऑन बिजनेस। गवर्नमेंट अगर बिजनेस पर टैक्स बढ़ा देगा तो आपको कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, कॉस्ट पुश। तो यह भी नहीं होगा। उसके बाद डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर्स ड्यू टू सडन डिक्रीज इन मनी सप्लाई विद इन द इकोनॉमी, इसको भी कॉस्ट पुश कहेंगे। तो 1 और 4 कॉस्ट पुश है, बी जो है आपको डिमांड पुल। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द डेमोग्राफिक चेंज इन बिहार फ्रॉम द सेंसस 2011 टू 2023। तो अभी जो आपको इकोनॉमिक सर्वे आया है, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कौन सा इसमें पॉइंट सही है। तो याद रखिएगा, इसमें इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार द पॉपुलेशन डेंसिटी हैज इंक्रीज्ड एंड सेक्स रेशियो हैज इंप्रूव्ड। तो बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वह क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और सेक्स रेशियो जो है वह कम हुआ है। एक बार हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे में यह स्टेटमेंट किस तरीके से लिखा गया। यह है इकोनॉमिक सर्वे का आपको स्क्रीनशॉट, आप यहां पर देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे में स्टेटमेंट क्या कर रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे का स्टेटमेंट है द पॉपुलेशन डेंसिटी इन द स्टेट हैज इंक्रीज फ्रॉम 1106 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर इन सेंसस 2011 टू 1388। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं द पॉपुलेशन डेंसिटी, यह स्क्रीनशॉट है आपको इकोनॉमिक सर्वे का ही। तो देखिए, द पॉपुलेशन डेंसिटी इन द स्टेट हैज इंक्रीज फ्रॉम 1106 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर इन सेंसस 2011 टू 1388 एज पर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इन 2023। तो बिहार में अभी जो पॉपुलेशन डेंसिटी एक्सपेक्टेड है वह कितना पॉपुलेशन डेंसिटी एक्सपेक्टेड है, तो 1388। याद रखिए, यह आपको लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है। उसके बाद द सेक्स रेशियो ऑफ द स्टेट इज रिपोर्टेड टू बी 953 फीमेल पर 1000 मेल इन 2023 व्हिच इज हायर देन 19 इन सेंसस 2011 सजेस्टिंग एन इंप्रूवमेंट इन द रिसेंट डिकेड। याद रखिएगा, जो सेक्स रेशियो भी आपको इंप्रूव होने का एक्सपेक्टेशन है। तो सेक्स रेशियो जो है आपको इंप्रूव हो रहा है कितना, 918 हमारे सेंसस 2011 के तहत था, और 2023 के तहत कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, सेक्स रेशियो 953, और पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 से 1388। इस आधार पर हम कह सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ा और सेक्स रेशियो भी बिहार का बढ़ा। तो ये आपको दिख गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो यहाँ पर अच्छा जनसंख्या घनत्व तो वृद्धि हुई और लिंग अनुपात में भी सुधार। का आंसर 105 का क्या होगा? सी। जो पॉपुलेशन डेंसिटी भी इंक्रीज हुआ है आपको और सेक्स रेशियो भी इंप्रूव हुआ है, ये हम लोग आपको दिखा रहे। उसके बाद है विथ रेफरेंस टू इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आर्थिक लेन-देन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब भुगतान संतुलन में अंतर को पाटने के अलावे किसी अन्य कारण से लेन-देन किया जाता है तो उसे समायोजन लेन-देन कहते हैं। जब लेन-देन भुगतान संतुलन में अंतर से निर्धारित होता है यानी भुगतान संतुलन में घाटा या अधिशेष होता है तो उसे स्वायत्त लेन-देन कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो वहां दो टर्म आता है, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन और एक होता है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन जो है किसी भी कंट्री में ऑटोनोमस होता है, कोई भी बिजनेस में या आपको गवर्नमेंट जो है प्रॉफिट मोटिव से आपको ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट किसी का भी पार्ट हो सकता है। एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन जो है आपको हमेशा कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन में हम ऐसे चीज को लिखते हैं ताकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बैलेंस हो जाए। तो व्हेन ट्रांजैक्शन आर मेड ड्यू टू सम रीजन अदर देन टू ब्रिज द गैप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट आर कॉल्ड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। तो यह आपको जो है गलत है। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम लोग बैलेंस करने के लिए करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आपको एकोमोडेटिंग। और जब ऑटोनोमस तरीके से होता है उसको ऑटोनोमस कहते हैं। तो व्हेन ट्रांजैक्शन आर मेड ड्यू टू सम रीजन अदर देन ब्रिज gap in the balance of payment are called autonomous transaction. When the transaction are determined by the gap in the balance of payment, that is whether there is a deficit or surplus in the balance of payment, is called accommodating transaction. ये दोनों जो है आपको उल्टा लिख दिया गया है, दोनों जो है आपको गलत है। इसमें पूछा इनकरेक्ट कौन सा है तो ऑप्शन हो जाएगा सी। यह बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स में एक्सप्लेन किया गया है, एक बार आप एनसीईआरटी में इसको पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। उसके बाद आपको व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ डेट मोनेटाइजेशन। तो डेट मोनेटाइजेशन क्या है? तो याद रखिए पहले क्या होता था, आज से 20-25 साल पहले जब भी बजट डिफिसिट होता था तो आरबीआई जो है डेट मोनेटाइज करता था। मान लीजिए सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास 500 करोड़ है और गवर्नमेंट जो है 1000 करोड़ स्पेंड करना चाह रहा है, तो यह जो 500 करोड़ है, यह 500 करोड़ आरबीआई जो है प्रिंट करके गवर्नमेंट को दे देता था। तो यह जो 500 करोड़ का जो प्रिंटिंग करके मनी गवर्नमेंट को दिया जा रहा है, इसको क्या कहते थे? डेट मोनेटाइजेशन। इसको क्या कहते थे? डेट मोनेटाइजेशन। आज यह जो है यह प्रोसेस आरबीआई नहीं करता है। आज के डेट में जो भी डिफरेंस ऑफ मनी रहता है वो गवर्नमेंट मार्केट से बोरो करता है, जिसको हम लोग फिस्कल डिफिसिट कहते हैं। तो डेट मोनेटाइजेशन आज के डेट में नियर अबाउट बंद है। द सेंट्रल बैंक्स परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल सिस्टम इज कॉल्ड डेट मोनेटाइजेशन। तो इसके साथ आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2011-12 से 2021-22 तक प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में 245.5% की वृद्धि हुई है। तो याद रखिएगा यह आपको 145.5% की वृद्धि हुई है, 245.5 नहीं हुआ। कितना हुआ? 145.5। उसके बाद बिहार गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड द फर्स्ट एवर ग्रीन बजट इन द कंट्री लॉन्च द जल जीवन हरियाली अभियान इन 2019। यह पॉइंट आपको सही है। बिहार सरकार जो है आपको ग्रीन बजट पहली बार पेश किया है और जल जीवन हरियाली अभियान आपको कब लॉन्च हुआ था? तो 2019 में। यह दोनों स्टेटमेंट जो है आपको इकोनॉमिक सर्वे का स्टेटमेंट है। पहला गलत है, दूसरा आपको सही है। इसमें कथन कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी जो है आपको ऑप्शन सही है। एक बार इकोनॉमिक सर्वे का या पेज भी देख लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे में क्या लिखा हुआ। यह एकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस जो एनसीईआरटी में है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। यह देखिए यहाँ पर क्या देखिए जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा जा रहा है, जो द इंक्रीज इन सप्लाई पावर एनेबिलिटी ऑफ क्वालिटी पावर हैज इंक्रीज पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पावर फ्रॉम 134 किलोवाट था पर कैपिटा कंजम्पशन बिहार में 2011-12 में। अभी लेटेस्ट डाटा के अनुसार बिहार में जो एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा हो रहा है वह 329 किलोवाट आवर हो रहा है। तो याद रखिएगा 2021-22 में लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बिहार में जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन वो कितना है? 329 किलोवाट आवर। तो यह कितना इंक्रीमेंट हुआ है? तो 145.5% का इंक्रीमेंट है ओवर ए डिकेड। तो 10 साल में आपको एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा कितना इंक्रीज हुआ है? तो 145.5%। और इसी इकोनॉमिक सर्वे में लिखा जा रहा है तो बिहार गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड द फर्स्ट एवर ग्रीन बजट इन द कंट्री, जल जीवन हरियाली मिशन अबाउट 288.31 लाख प्लांटेशन वे अंडरटेकन 2022 से। तो ये जल जीवन हरियाली कब स्टार्ट हुआ था? तो 2019। यह आपको इंफॉर्मेशन है किससे? लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे का, जो आपसे शायद पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है बिहार अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर इकोनॉमिक सर्वे पर है। बिहार गंगा के मैदान में उपजाऊ मिट्टी वाला एक भूमि से घिरा राज्य है जो फसल की खेती के लिए अच्छी तरीके से सुसज्जित है। तो बिहार इज ए लैंडलॉक्ड स्टेट विद फर्टाइल सॉइल अक्रॉस इट्स गैंगेटिक प्लेन, इज वेल इक्विप्ड फॉर क्रॉप कल्टीवेशन। यह भी स्टेटमेंट आपको इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है और यह सही है।
उसके बाद है 2021-22 में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 50.7 लाख हेक्टेयर था, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 64.2% है। तो यह याद रखिएगा, यह आपको जो है 64.2% नहीं है, यह 54.2% है। तो बिहार का जो टोटल लैंड है उस पर नेट सोन एरिया कितना है, तो 50.7 लाख, जो बिहार के कुल जमीन का 54.2% है। तो यह भी स्टेटमेंट, तो सेकंड स्टेटमेंट आपको गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इसमें पूछा करेक्ट कौन सा, ऑप्शन ए जो है यह आपको करेक्ट है। तो ये देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर लिख रहा है लैंड यूटिलाइजेशन के लिए इकोनॉमिक सर्वे, बिहार ए लैंड लॉक्ड स्टेट विथ फर्टाइल सॉइल अक्रॉस द गंगेटिक प्लेन इज वेल इक्विप्ड फॉर क्रॉप कल्टीवेशन। अब यहाँ पर जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी बिहार का कितना है 1.45, यह भी याद रख सकते हैं, यह भी नोट बना के रख सकते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है बिहार का, तो 1.45 है, और नेट सोन एरिया कितना है 50.70 लाख, जो आपको 54.2% होता है टोटल लैंड का। तो नेट सोन एरिया 50.70 लाख, जो कितना है 54.2% है। देखिए आपको लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न जो है आपको 2021-22 में दिखाया गया यहाँ, जो आपको ज्योग्राफिकल एरिया 93 लाख मान के चलिए, 93 लाख, और आपको नेट सोन कितना है 50 लाख, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है 1.45। यह सब इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। उसके बाद है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो यह भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत के वनों का 18वां द्विवार्षिक मूल्यांकन है। तो यह 18वां नहीं है, यह 17वां है, याद रखिएगा, यह 18वां नहीं है। जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 में पब्लिश हुआ, अभी नया नहीं पब्लिश हुआ है, 2023 में पब्लिश हो जाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं आया, अभी लेटेस्ट 2021 का है। यह 17th फॉरेस्ट रिपोर्ट है। द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज 24.62% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री। यह भी याद रखिएगा, अभी भारत का जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है, तो 24.62% है। ट्री कवर इज 2.91% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। तो यह पॉइंट सही है। इसमें से कौन सा गलत है, इनकरेक्ट पूछा, तो पहला जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि यह आपको 18वां नहीं, यह 17वां रिपोर्ट है। एक बार इसको यहां से देखते हैं रिपोर्ट को। ये देखिए यहां लिखा गया करंट रिपोर्ट जो है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, दिस इज 17th इन द सीरीज। पहली बार कब आया था, 1987 में पहली बार यह पब्लिश हुआ था, पहली बार 1987 में पब्लिश हुआ था। यहाँ पर जो है आपको देखिए टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री इज 7,13,789 विच इज 21.71%। तो भारत का जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है 21.71%। भारत का ट्री कवर जो है वह है कितना 2.91। इसलिए फॉरेस्ट और ट्री दोनों मिला के कितना होता है 24.62। तो याद रखिएगा, भारत का फॉरेस्ट कवर पूछा जाएगा तो 21.71, ट्री कवर केवल पूछा जाएगा तो 2.91, दोनों पूछा जाएगा तब कितना होगा आपको 24.62। यह डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, एग्जाम में फॉरेस्ट रिपोर्ट से इंफॉर्मेशन आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, इसको याद रख सकते हैं। और आपको ठीक है, अभी जो सबसे ज्यादा टॉप 5 स्टेट जो है फॉरेस्ट के तरीके से, तो देखिए द टॉप 5 स्टेट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पे इंक्रीज हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में इंक्रीज हुआ है, उसका तेलंगाना में, उसका उड़ीसा में। बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया गया। देखिए एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां पर है भारत में, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद जो एरिया सबसे ज्यादा फॉरेस्ट का जो है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो कम से कम 2 तो याद रखिएगा, बिहार भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहां पर है स्टेट वाइज, तो जो है एरिया वाइज आपको मध्य प्रदेश में है, और उसका अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। परसेंटेज वाइज पूछा जाएगा तो भारत के किस स्टेट में सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट है, तो याद रखिएगा परसेंटेज वाइज में मिजोरम नंबर 1 पर आता है। 84.53% ऑफ मिजोरम स्टेट जो है वह आपको फॉरेस्ट कवर में आता है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। सेकंड नंबर पर अरुणाचल आता है 79.3%, मेघालय जो है 76%, मणिपुर जो है 74.3%। तो फॉरेस्ट कवर के परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो सारा नॉर्थ ईस्ट, लेकिन अगर एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद आपको अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। इतना इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बता दिए, ये 17th था, पहली बार 87 में ये स्टार्ट किया गया। उसके बाद है हाल ही में इंस्पायर मानक की 11वीं राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस योजना के संदर्भ में मानक का क्या अर्थ है, तो मानक जो शब्द है इसका क्या अर्थ है, याद रखिएगा, मानक शब्द का मतलब है मिलियन माइंड्स एग्यूमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज। तो मानक का मतलब क्या है, मिलियन माइंड्स एग्यूमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। उसके बाद है किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान हासिल किया। तो आपको फर्स्ट जो पोजीशन प्राप्त किया स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स
2024 में, तो यह है आपको केरला, यह देखिएगा केरला। उसके बाद है हाल ही में भारत ने अपने पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह आपको हस्ताक्षर किया गया है यूएसए के साथ। तो यूएसए के साथ भारत जो है एग्रीमेंट किया फॉर फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, तो यूएसए। उसके बाद है हाल ही में किस संगठन द्वारा अपने एक वैज्ञानिक और एक उत्पाद कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा यह जो है आईसीएआर के द्वारा यह स्टार्ट किया गया, जो हर एक वैज्ञानिक एक उत्पाद बनाएगा। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है आईसीएआर के द्वारा, वन प्रोडक्ट वन साइंटिस्ट। यह भी न्यूज में था। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है 16 जुलाई 2024 को यह प्रोग्राम लॉन्च किया। 16 जुलाई 2024 को वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, आंसर क्या रहेगा ऑप्शन। उसके बाद है ओएनजीसी विदेश ने किस देश की स्टेट ऑयल कंपनी के साथ एसीजी के लिए गैर संबंध गैस मसूदों पर हस्ताक्षर किया? तो ओएनजीसी विदेश जो है आपको अजरबैजान के साथ, जो वहां की स्टेट ऑयल कंपनी है उसके साथ गैस डील किया है। एसीजी मतलब अजरी चिराग डीप वाटर मुनासिल, तो वहां का आपको अजरबैजान का एक गैस एक्सप्लोरेशन का जगह है एसीजी, वहां पर अजरबैजान के साथ एग्रीमेंट किया गया ओएनजीसी विदेश का। याद रखिएगा ओएनजीसी विदेश ने अजरबैजान के स्टेट ऑयल कंपनी के साथ एसीजी, जो वहां का एक ऑयल का लोकेशन है, उसके साथ आपको यह एग्रीमेंट किया। तो क्या जाएगा अजरबैजान ऑप्शन। उसके बाद है हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को लोकार्ना फिल्म फेस्टिवल के कैरियर अचीवमेंट अवार्ड 2024 के लिए चुना गया था? तो यह है शाहरुख खान जी। उसके बाद किस भारतीय राज्य ने सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार यह आपको महाराष्ट्र को मिला है। याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला। हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल हुआ? और यह अपना क्वेश्चन है 121। तो क्वेश्चन नंबर 121 जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, यह कह रहा भारत के पहले बहुउद्देश्य संयुक्त ताप और विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो क्या है जो इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पज कंबाइंड हीट और पावर ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन प्लांट इनोग्रेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट? तो यह जो है आपको कहां पर किया गया है? यह हिमाचल प्रदेश में किया गया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन प्लांट झाखरी हिमाचल प्रदेश, झाखरी जगह का है हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया था। याद रखिएगा आपको भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन प्लांट स्टार्ट किया गया आपको हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में भारत का स्थान क्या? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश होता है, उसके अनुसार भारत का रैंकिंग जो है वह 2023-24 में कितना है? तो 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज, आउट ऑफ 193 कंट्रीज इंडिया का रैंकिंग कितना है? 134 इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सबसे ज्यादा फेमस, सबसे प्राचीन जो रिपोर्ट है यह है आपको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, और इसमें आपको भारत का रैंकिंग कितना है? 134 आउट ऑफ 193। उसके बाद 18वीं लोकसभा के आम चुनाव के साथ किस किस राज्य विधानसभाओं के लिए भी चुनाव हुआ? तो अभी जो हुआ था 18वीं लोकसभा जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने फिर से तीसरी बार, उसमें आपको स्टेट इलेक्शन कौन कौन सा था? उड़ीसा का हुआ था, आंध्र प्रदेश का हुआ था, उसके बाद सिक्किम का हुआ था और अरुणाचल प्रदेश का हुआ था। तो यहां पर कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में आपको इलेक्शन हुआ था, स्टेट इलेक्शन हुआ आपको जनरल इलेक्शन के साथ। यहाँ उसके बाद है उन्नति 2024 योजना किससे संबंधित है? तो उन्नति जो आपको योजना है यह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए आपको उन्नति योजना स्टार्ट किया गया। उन्नति का जो फुल फॉर्म है यह आपको उन्नति क्या है? उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024। तो उन्नति का फुल फॉर्म क्या है? आपको उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024। इसके तहत जो है आपको 10 साल के लिए सब्सिडी दिया जाएगा आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर आप इंडस्ट्रीज लगाते हैं। तो देखिए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह जो उन्नति 2024 स्कीम है किस मिनिस्ट्री का है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड फॉर उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024। तो याद रखिएगा उन्नति 2024 आपको पूर्वोत्तर राज्यों का औद्योगिक विकास के लिए यह किया गया है। उसके बाद एटम्स फॉर नेट जीरो किसकी पहल है? तो एटम फॉर नेट जीरो जो है यह आपको किसकी पहल है? तो यह है आपको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की पहल है एटम फॉर नेट जीरो। तो एटम फॉर नेट जीरो का क्या पहल है? तो यह पहल देशों और हितधारक जैसे उद्योग, वित्तीय संस्थान में बिजली उत्पादन के लिए आपको एटॉमिक एनर्जी को सपोर्ट कर रहा है। एटम फॉर नेट जीरो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इनिशिएटिव दैट सपोर्ट्स एफर्ट्स बाय मेंबर स्टेट टू हार्नेस द पावर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन द ट्रांजिशन टू नेट जीरो। तो यह एटम फॉर नेट जीरो जो है न्यूक्लियर एनर्जी से पावर जनरेशन को प्रमोट कर रहा है, और इसको कौन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। उसके बाद है अपने काव्य उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 किसे चुना गया है? तो 33rd सरस्वती सम्मान 2023 फॉर हिज नोबल
रुद्रम स्वाश्वितकम। तो यह याद रखिएगा आपको 33rd सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया, यह है प्रभा वर्मा। प्रभा वर्मा को आपको यह जो है 2023 में उसके नोबेल रुद्रम स्वातिकम के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया। तो आंसर करेगा ऑप्शन सी, प्रभा वर्मा। इस प्राइज में सरस्वती सम्मान के तहत 15 लाख रुपया मिलता है, एक मेमेंटो मिलता है। और ये सरस्वती सम्मान जो है आपको 1991 में स्टार्ट हुआ था। सरस्वती सम्मान एक एनुअल लिटरेरी अवार्ड है और यह इस बार सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को उसके नोबेल रुद्र स्वास्तिकम के लिए मिला है। याद रखिएगा सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा। उसके बाद है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें भारत भर में लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव को एक साथ शामिल किया गया है। यह निर्णय एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव योजना पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लिया गया है। इस उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने किया? तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमिटी बना था, अभी उसने अपना रिपोर्ट भी पेश कर दिया है। इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद जो है ये हमारे भारत के कितने नंबर के प्रेसिडेंट थे? तो यह जो थे आपको 14th प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद। अभी जो द्रौपदी मुर्मू है यह 15वीं राष्ट्रपति है। याद रखिएगा रामनाथ कोविंद जो है आपको 14वें राष्ट्रपति थे और यही आपको वन नेशन वन इलेक्शन के जो कमिटी था उसका चेयरमैन बने थे। तो इसका क्या है आपको ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति। उसके बाद है, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? तो भारत फ्रांस का जो 7वां एडिशन है, जिसको हम लोग शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं, तो यह जो है आपको कहां पर आयोजित किया गया था? तो मेघालय में। याद रखिएगा 7वां एडिशन इंडिया फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है? शक्ति। यह आपको कहां पर हुआ था? 13 मई से 26 मई 2024 को कहां पर हुआ था? तो मेघालय में। तो शक्ति नाम का जो मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस का 7वां एडिशन था वह कहां हुआ? मेघालय में। उसके बाद है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया था? तो वेयर वाज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड? तो 2024 का जो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट है यह आपको 13 से 15 मई 2024 को रोटरडम नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट जो है आपको ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन समिट जो है, ग्लोबल हाइड्रोजन समिट जो है यह कहां पर आयोजित किया गया था? नीदरलैंड में। कब? 13 से 15 में। और इसमें अराउंड 15,000 डेलीगेट्स दुनिया से इकट्ठा हुए थे। इंडिया से भी आदमी सब यहां पर गया था। तो विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन शिखर सम्मेलन आपको नीदरलैंड में इस साल हुआ था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मारखड़ दिवस घोषित किया गया? तो यह मारखड़ दिवस जो है आपको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब घोषित किया गया है? तो यह आपको 24 मई को घोषित किया गया है। यह मारखड़ क्या है? तो मारखड़ जो है एक एनिमल है जो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। याद रखिएगा मारखड़ पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, जिसको स्क्रू हॉर्न गॉट भी कहते हैं। यह बकरी प्रकार का, बकरी के किस्म का एक जानवर होता है जो आपको पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है। तो इसी जानवर के लिए आपको नेशनल मारखड़ डे जो है आपको इंटरनेशनल डे ऑफ मारखड़ जो है यूएन जनरल असेंबली के द्वारा कब घोषित किया गया है? तो 24 मई को। तो यह न्यूज में क्यों था? क्योंकि यह पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है और पाकिस्तान और इसके अलावा भी 8 कंट्री ने बोला था आपको यूएन जनरल असेंबली को इसके लिए इंटरनेशनल डे घोषित करने के लिए। तो आपको यूएन जनरल असेंबली ऑन 2 मई 2024 एडॉप्टेड रेजोल्यूशन स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान एंड 8 अदर कंट्रीज टू प्रोक्लेम 24 मई 24 एज इंटरनेशनल डे ऑफ मारखोर। तो मारखोर जो है बकरी टाइप का एक जानवर होता है जो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। तो याद रखिएगा यह आपको इंटरनेशनल डे ऑफ मारखोर घोषित किया गया तो 24 मई को। उसके बाद है लिपू लेक, लिम्पियोधुरा और काला पानी विवादित क्षेत्र है। तो यह जो लिपू लेक है, लिम्पू धारा है और काला पानी आपको विवादित क्षेत्र किसके बीच में? तो इंडिया और नेपाल के बीच में। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, नेपाल जो है अपना 100 रुपीज का एक करेंसी इशू किया। उस पर जो अपना नेपाल का मैप बनाया है उस मैप में आपको लिपू लेक, लिम्पू धारा और काला पानी जो लोकेशन है उसको भी मैप में इंकित किया है, जिसके कारण यह डिबेट फिर से आपको न्यूज में आ गया है। लिपू लेक जिस पर भारत अपना कब्जा, अपना वर्चस्व, अपनी सॉवरेनिटी बताता है, उस पर नेपाल भी अपना सॉवरेनिटी शो कर रहा है। तो यह फिर से न्यूज में था। लिपू लेक, लिम्पू धारा और काला पानी जो है आपको विवादित क्षेत्र है भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, एक सेल एस्कल नियम कहां लागू होता है? तो एक सेल एस्कल नियम जो है आपको सिविल लिटिगेशन में लागू होता है। एक सेल एस्कल, यह छोटा सा आपको बताते हैं। मान लेते हैं एक सेल, आप किसी भी चीज को यह मान के मार रहे हैं, चोट पहुंचा रहे, तो वह क्या है? आपको स्कल है, वह कठोर चीज है, लेकिन आपको पता नहीं था जो कठोर नहीं हो, वह बेसिकली अंडा है जो कमजोर है। तो आपको जो जुर्माना पड़ेगा वह एक सेल के आधार पर जुर्माना पड़ेगा, न कि स्कल के आधार पर पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल बताते हैं। मान लेते हैं कोई एक स्वस्थ व्यक्ति को आप एक मुक्का मारे, आपको लगा कि वो एक मुक्का से वो आदमी नहीं मरेगा, लेकिन आपको मालूम नहीं था जो जहां आप एक मुक्का मारे वहां पर उसका एक बहुत बड़ा घाव था, जिसके कारण क्या हुआ? उसका मौत हो गया। तो आप तो उस आदमी को एक कठोर स्कल की तरह सोच के मारे थे, लेकिन वह आदमी क्या था? एक सेल की तरह था। लेकिन वह क्या हुआ? अब आपको जो जुर्माना पड़ेगा वह आपको एक सेल के आधार पर पड़ेगा। तो यह सिविल लिटिगेशन में यूज होता है। यह अभी न्यूज में था। एक आदमी, एक डॉक्टर क्या कहता है, एक मरीज के पेट में नीडल छोड़ दिया था। तो डॉक्टर सोचा जो गलती हो गया है उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन वो आदमी मर गया। तो वह उसका डॉक्टर का जो पेशेंट का था फैमिली, वह आपको केस कर दिया था एक सेल स्कल नियम के तहत, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। इसको बोला था कि डॉक्टर का जो है यह गलती है, यह डॉक्टर जानबूझ के नहीं किया। तो यह थोड़ा सा है, एक सेल स्कल नियम जो है सिविल लिटिगेशन में यूज होता है।
उसके बाद है ओलिंडर फूल खबरों में था, इस बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ओलिंडर फ्लावर वाज इन यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट दिस? तो ओलिंडर फ्लावर के बारे में कौन सा गलत है? व्हाइल प्रिपेयर्ड फ्रॉम रूट बार्क ऑफ ओलिंडर इज यूज्ड टू ट्रीट कोविड-19, तो यह पॉइंट गलत है, बाकी तो इसमें है ओलिंडर फ्लावर के लिए यह सही है। तो देखिए, केरल सरकार द्वारा नियंत्रित 2 मंदिर बोर्ड ने मंदिर के प्रसाद में ओलिंडर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, यह आपको सही है। 24 वर्षीय नर्स सूर्यदन की 23 अप्रैल 2024 को ओलिंडर के जहर के कारण मृत्यु हो गया, यह न्यूज में था। झाड़ी का उपयोग अक्सर सजावटी और भू निर्माण उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जो ओलिंडर फूल का है क्या जाता है। ओलिंडर की जड़ों की छाल से तैयार तेल का उपयोग क्या चीज में होता है? यह जो तेल का है आपको जो स्किन का डिजीज होता है उसमें होता है। जड़ की छाल से तैयार तेल का उपयोग त्वचा रोगों के इलाज के लिए होता है, तो स्किन डिजीज में ओलिंडर के तेल का यूज होता है, कोविड-19 के लिए नहीं होता। बाकी 3 पॉइंट सही है, डी जो है आपको गलत है। उसके बाद है यूरोप के निम्नलिखित में से किस देश ने पारिस्थितिकी हत्या को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध घोषित करने के लिए कानून बनाया है? तो इको सुसाइड क्या है? अगर आप इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं तो यह भी एक प्रकार का क्राइम है, और यह जो है इसके लिए नियम किसने बनाया है? तो यह बनाने वाला जो पहला कंट्री बन गया है, यह बन गया है आपको कौन सा? तो यह बनाया है ग्रीस। तो ग्रीस में अगर आप इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं तो आप पर क्राइम और केस लागू हो जाएगा। तो यह है आपको इको सुसाइड जो है पर कानून बनाने वाला यूरोपियन पहला कंट्री बना है, तो यह है आपको ग्रीस, याद रखिएगा। उसके बाद है सहृदय लोक स्थापना खबरों में था, इसे किसने लिखा? तो सहृदय लोक जो है स्थापना, यह लिखने वाले हैं आचार्य आनंदवर्धन। यह न्यूज में क्यों था? हाल ही में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोकना को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो सहृदय लोक स्थापना, उसके अलावा रामचरितमानस और पंचतंत्र, इसको यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। और यह सहृदय लोकना जो है यह आपको आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा, कश्मीरी पोएट है, और पोएम का ये बुक है आपको सहृदय लोक स्थापना, जो कश्मीरी पोएट आनंदवर्धन के द्वारा 10 से 11वीं सदी में लिखा गया था। तो यह सहृदय लोक स्थापना और रामचरितमानस और पंचतंत्र अभी न्यूज में था, क्योंकि इसे यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में स्थान मिला है। तो याद रखिएगा, सहृदय लोक स्थापना के न्यूज में था। उसके बाद है हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि महिला कर्मचारी द्वारा चाइल्ड केयर आवश्यक है। तो चाइल्ड केयर लीव जो महिलाओं को मिलता है, अभी गवर्नमेंट जॉब में भी मिल रहा है, प्राइवेट जॉब में भी मिलना चाहिए, तो यह जो चाइल्ड केयर लीव मिलता है महिलाओं को, यह आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, महिलाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो याद रखिएगा, लीगल राइट नहीं, स्पेशल राइट नहीं, कोई ऑब्लिगेटरी राइट नहीं है, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना गया है सुप्रीम कोर्ट के तहत। उसके बाद है हाल ही में किस संस्थान द्वारा उम्र बढ़ने से संबंधित मुद्दे को संबोधित करने और मानव स्वास्थ्य अवधि का विस्तार करने के लिए दीर्घायु भारत पहल शुरू किया गया है? तो कहां पर आपको रिसेंटली लॉन्गिविटी इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच इंस्टीट्यूशन टू एड्रेस एजिंग रिलेटेड इशू एंड एक्सटेंड ह्यूमन हेल्दी स्पैन? तो यह जो है आपको किस डिपार्टमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो यह है आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा यह स्टार्ट किया गया है। तो याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस announced the launch of Longevity India Initiative, a project focused on efforts to extend human health span and tackle aging related challenges। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में है उसके द्वारा यह स्कीम स्टार्ट किया गया है। उसके बाद है अप्रैल 2024 में विवेक सागर बिहार के पहले व्यक्ति बन गए जिन्हें विश्व अर्थव्यवस्था मंच द्वारा 2024 युवा वैश्विक नेता घोषित किया गया है। यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो यह जो है आपको बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो सोशल एंटरप्रेन्योर एंड इंडियन यूथ आइकॉन शरद विवेक सागर जो है यह आपको कहां से संबंधित है? सिवान से। ये जो है आपको बिहार को सही रूप से वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट कर रहा है। हम सभी बिहार के लोगों को इससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, तो यह अकेले इंडिया और वर्ल्ड और बिहार का नाम रोशन कर रहा है। बिहार से ही एजुकेटेड है, फिर बाद में यह अपने दम पर यह पूरे वर्ल्ड के अलग अलग बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई किया, लेकिन बेसिक स्टार्टिंग बिहार का ही है। तो यह हमारे और सभी जो बिहार के लोगों हैं उसके लिए एक यूथ मॉडल की तरह काम करना चाहिए, और आपको हम सजेस्ट करेंगे इनका एक बार वेबसाइट देखिएगा, और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और बिहार का नाम सही मायने में ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रोशन कर रहे हैं। तो यह है विवेक सागर। तो अप्रैल 2024 में विवेक सागर बिहार के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें विश्व अर्थव्यवस्था मंच द्वारा 2024 युवा वैश्विक नेता घोषित किया गया। यह बिहार के किस जिले से है? तो यह है आपको सिवान से। यह सोशल एंटरप्रेन्योर है, आप इनका अपना ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो देखिएगा एक बार मौका मिलेगा तो। Which country with fusion reactor artificial sun has created a new world record for maintaining plasma at 100 million degree Celsius for 48 सेकंड? तो किस देश के फ्यूजन रिएक्टर आर्टिफिशियल सन ने प्लाज्मा को 48 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह 100 मिलियन डिग्री का जो टेम्परेचर स्टैब्लिश करने में नया विश्व रिकॉर्ड किस कंट्री ने बनाया? तो यह है आपको साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में यह 48 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री टेम्परेचर को स्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ और स्वास्थ्य समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर एक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 को संबोधित किया। इसका आयोजन निम्नलिखित द्वारा किया गया था। तो यह इसका आयोजन प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो माउंट आबू राजस्थान में है वहां उसके द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, स्पिरिचुअलिटी फॉर क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी।
ये किसने किया था? प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो कहां पर है? आपको माउंट आबू राजस्थान में है। बहुत अच्छा है, कभी मौका मिले राजस्थान में माउंट आबू जाने का तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और द्रौपदी मुर्मू जी जो है पहले इस आपको ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ी हुई भी थी। तो यह है आपको कौन सा? प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय मध्य विश्वविद्यालय। कब हुआ था ये? तो 4 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के माउंट आबू में यह शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। उसके बाद आखिरी 10 क्वेश्चन है, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। अपने घर पर नहीं बनेगा तो आप हमसे यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के द्वारा अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। हम यहाँ पर ठीक मार देते हैं, आप देख लीजिएगा। 144 का कौन सा है? बी। 145 का जो है आपका ऑप्शन सी, 146 का बी, 147 का जो है ए, 148 का जो है ए, और 149 का जो है बी, और 150 का जो है सी। इस तरीके से जो है टेस्ट नंबर 28 को हम लोग कंप्लीट किया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर इच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं इच्छा तो कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में। थैंक यू देखने के लिए।